चलिए आज हम लोग जानेंगे एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण टूल्स यानी मेन टूल्स। देखिए यहाँ पे ये जो टूल्स रखे हुए हैं ये सिर्फ एसी और फ्रिज में है और वो भी इंपॉर्टेंट है यानी जरूरी है, यानी इतने टूल्स अगर आपके पास हैं तो एसी फ्रिज में हर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक टूल्स को बारीकी से समझेंगे। इससे पहले जो आप 40 टूल्स का हमने नाम लिखा है उन टूल्सों के बारे में भी समझेंगे कि जो 40 टूल्स हैं उसमें क्या क्या इसमें नहीं है और वो अगर नहीं है तो उसका काम इनमें से कौन सा टूल्स है जो कर सकता है। तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला टूल्स हम देखिए एक सीरियल से उठाएंगे यहाँ पे और एक तरफ से उठाते हुए सबको क्लियर समझते हुए जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जो बोर्ड है बाय साइड में लगा हुआ है उस बोर्ड पे टूल्सों के नाम हमने 40 लिख दिया है। नाम इसलिए लिखा है ताकि ये टूल्सों के नाम हमारे भूल ना जाए। तो क्लियर है। सबसे पहला टूल्स देखिए हमारा इसमें क्या है। सबसे पहला है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? देखिए स्क्रू ड्राइवर का मतलब होता है पेचकस। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है ना, जानते हैं ना कि मिस्त्री के पास दो चीज होना सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो स्क्रू ड्राइवर और एक कॉम्बिनेशन प्लायर। ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण। अगर ये दो है ना तो हम फ्रिज बनाने जा सकते हैं, इतने से काम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए एक हमारा ये स्क्रू ड्राइवर हमारे पास होना चाहिए। देखिए हमारे पास जो स्क्रू ड्राइवर है ना वो कितने टाइप्स के हैं। एक है ये देखिए उसकी साइज से थोड़ा सा बड़ा है, ये उसी के जैसा है। और देखिए ये तीसरा एक है, ये उससे भी छोटा है देख रहे हैं ना। लेकिन सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है। ऐसा नहीं कि नहीं बड़े वाले का काम भाई छोटा वाला कर देगा या फिर छोटे वाले का काम बड़ा वाला कर देगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ये छोटा वाला काम नहीं करेगा, लेकिन जहां छोटा वाला काम करेगा वहां ये बड़ा वाला काम नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि जहां सुई काम कर दे वहां तलवार घोंपेंगे, काम करेगा वो नहीं ना करेगा, नुकसान करेगा ना। उसी तरह से जो फ्रिज होती है ना, फ्रिज के अंदर एवापोरेटर वगैरह होते हैं ना, उसमें का अगर रिंच खोलना है, उसमें का नट बोल्ट खोलना है तो ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर, मतलब समझिए ये प्लस माइनस में बहुत ही जबरदस्त मजबूत है। ऐसा नहीं कि नहीं छोटा है तो हल्का है, नहीं मजबूत है। तो ये हमारे स्क्रू ड्राइवर। एक हमारे पास नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर भी है। कुछ स्क्रू ड्राइवरों का क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये राड, ये मोटा और पतला होता है। तो कहीं कहीं पे ये पतला वाला ये मोटा वाला नहीं जाता है तो उसके लिए पतला भी रखना पड़ता है। तो उसमें हम पतला लगा करके आसान तरीके से ओपन कर लेते हैं, आसान तरीके से उसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के बाद अगर बात करें, देखिए हमारे पास ये छोटा टेस्टर भी होना चाहिए। तो ये पहला टूल्स हमारा स्क्रू ड्राइवर। दूसरे नंबर पे हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब ये हमारे पास प्लायर है। और कॉम्बिनेशन प्लायर इसको क्यों बोलते हैं? ये कई कामों का कंबाइंड रूप है। कंबाइंड रूप का मतलब समझते हैं, मिला हुआ रूप है, यानी ये एक काम नहीं करता है, कई काम कर सकता है। जैसे देखिए इसके आगे का ये जो पॉइंट है ना, ये पकड़ने के लिए, कोई चीज पकड़ने के लिए, बीच में ये पॉइंट है ना कोई चीज दबाने के लिए, लास्ट का ये पॉइंट है ना कोई चीज काटने के लिए, और इसके ऊपर ये पतला सा पॉइंट होता है ना, ये नोकीला होता है। ये पतली सी तिल्ली वगैरह ना, जैसे ये पतली सी कोई पाइप वगैरह है ना, जैसे इसको है, तो ये सब काटने के लिए होता है। कैसे इससे काटते हैं? ऐसे थोड़ा सा उठाएंगे तो ये सीधे पोजीशन पे इसमें चला जाएगा, और ऐसे देखिए करके ऐसे इसको मोड़ेंगे, देखिए कट करके गिर गया। तो ये टूल्स, ये जो ऊपर का पॉइंट है, इसलिए इससे हम कोई पतली चीज वगैरह काटने के लिए, हम तार वार है कोई सा, तो ये काटने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ऐसी चीज काटता है वो, जैसे तीर होती है ना ऐसी चीजों को काटता है। ऐसा नहीं वायर जो हमारे नॉर्मल वायर है उसको काटने के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कोई भी मिस्त्री हो, अगर वो कहीं रिपेयरिंग के लिए, कोई काम करने के लिए कहीं जा रहा है, तो आपके पास ये टूल्स होना जरूरी है। कौन सा है? कॉम्बिनेशन प्लायर। क्यों इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं? क्योंकि कई कामों का कंबाइंड रूप है, मतलब ये कई काम कर सकता है, कई कामों का कंबाइंड रूप है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन प्लायर। नेक्स्ट हमारा टूल्स इसमें एडजस्टेबल रिंच। देखिए एडजस्टेबल रिंच क्या होता है? देखिए वो एडजस्टेबल रिंच को आप जानते होंगे, अभी यहाँ पे नहीं है, कहीं पे रखे हुए हैं। एडजस्टेबल रिंच क्या होता है? मतलब सलाई रिंच। सब लोग देखें ना अपने घरों पे यूज करते हैं। बेसिक सलाई रिंच मतलब जिसको हम अपनी जरूरत के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिसको हम अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, उसे एडजस्टेबल रिंच बोलते हैं। मतलब एक ऐसा रिंच जिसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लें, उसे हम बोलते हैं एडजस्टेबल रिंच। तो एडजस्टेबल रिंच हमारा क्या होता है? सलाई रिंच, जिसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडजस्टेबल रिंच के बाद हमारे पास हेक्सा मशीन। हेक्सा मशीन क्या होती है? हेक्सा मशीन का मतलब देखिए, हाई देख रहे हैं आरी ब्लेड मशीन देख रहे हैं ना, ये ब्लेड है ना, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। अगर किताबी भाषा में नॉर्मली चेंज करें कि मतलब मैकेनिक या मिस्त्री किस भाषा में बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। और ये ब्लेड जिस फ्रेम में लगता है, ऐसे लग जाएगा ना, फिर ऐसे ऐसे काटेंगे, तो ये जो ब्लेड है जिस फ्रेम में लगेगा उसको हम हेक्सा मशीन बोलेंगे। और ये क्या है? ये है हेक्सा ब्लेड। समझ गए ना? इसका कई लोहा वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं। बेसिक सा है, जहां पे हमारे ये नॉर्मल टूल्स नहीं काटते वहां पे हम इसको काटते हैं। कोई अंदर है कुछ घिस के काटना है, कोई ताला वाला, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई लॉक है या कोई लोहा है, तो ऐसी चीजों को हम काटने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ती है हमारे एसी फ्रिज में। तो ये क्या हमारा है? ये हेक्सा ब्लेड है। और ये ब्लेड जिस फ्रेम में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सा मशीन। मशीन होती है ना, वो पानी देने की मशीन को हम मशीन बोलते हैं ना, वैसे ये फ्रेम जिसमें लगता है वो एक प्रकार की मशीन ही बनाई गई है ना, तो हो गया हेक्सा मशीन। अगला पार्ट हमारा हैमर।
हैमर को भी जानते होंगे, हैमर मतलब हथौड़ा जो हम कहीं पे ठोकने के लिए यूज करते हैं, है ना, कोई भी चीज ठोकने के लिए, ऐसे ठोकने के लिए। हैमर के बाद हम मैलेट भी यूज करते हैं। मैलेट का मतलब क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा। हथौड़ा ही है, अगर लोहे का है तो हम हैमर बोलेंगे, और अगर लकड़ी का है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं। तो हथौड़ा हो गया, हैमर और मैलेट। अगला पार्ट इसमें हमारा लिखा हुआ है ट्यूब कटर। अब देखिए ट्यूब कटर, इसमें ये हमारा है ट्यूब कटर। देखिए थोड़ा सा नजदीक से दिखाइएगा। ये ट्यूब कटर क्या होता है? कॉपर की पाइप को काटने के लिए हम ट्यूब कटर का यूज करते हैं। ये ट्यूब कटर कैसा होता है देख रहे हैं? ऐसे हम टाइट करते हैं तो इसका ये जो नो पॉइंट है ये आगे जा रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से यहां से आगे जा रहा है। और अगर हम इसको ऐसे पीछे की साइड में घुमाते हैं तो देखिए ये पीछे आ रहा है। और ये कार्य क्या करता है? ये किसी भी ट्यूब का मतलब क्या होता है? पाइप। जैसे देखिए ये हमारे पास एक पाइप है, ये कॉपर की पाइप है ना, अगर इसको काटना है तो हम क्या करेंगे? इस ट्यूब कटर के द्वारा काटेंगे। देखिए इसके ट्यूब कटर का ये पॉइंटर होता है और ये इसके बीच में ये जो गोल पॉइंट है ना, ये इसका ब्लेड होता है, और इसके अंदर यहाँ पे जो ये हमारी पाइप को रखने के लिए होता है, इसको हम वी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ऐसे देखिए इस प्रकार से हम इसमें रख देते हैं, और रखने के बाद इसको हम टाइट करते हैं। कितना टाइट करेंगे? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइट करेंगे कि ये इसमें टच हो जाए। टच हो जाए तो थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि इसमें से गिरे ना। बस ज्यादा टाइट करेंगे तो पाइप पिचक सकती है। तो क्या करना है? थोड़ा सा टाइट कर लेना, फिर ऐसे गोल में घुमाना है। एक बार हमने घुमा लिया, फिर थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और फिर एक बार घुमाएंगे। ठीक है, 2 बार हमने घुमा लिया, फिर थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर एक बार घुमाएंगे। देखिए बस 3 बार में ये क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 4 बार घुमाएंगे और ये क्या होगा? कट जाएगा। देखिए और इतना बढ़िया कटेगा, इतना स्मूथ कटेगा, मतलब देखिए एकदम गोल कटेगा। आप अगर इसको आरी ब्लेड से काटते तो शायद ऐसा नहीं काट पाते। इसको अगर आरी ब्लेड से काटते तो ऐसा नहीं करता, एकदम बढ़िया, एकदम बारीकी, एकदम गोल कटता है। इतना जबरदस्त कटता है कि इसको आप अगर आरी ब्लेड, ये हेक्सा ब्लेड से रगड़ रगड़ के काटेंगे ना, ऐसा नहीं कटेगा जैसा ही कटता है। लेकिन ये बनाई है ना उसीलिए ट्यूब कटर। ट्यूब का मतलब क्या होता है? पाइप। ट्यूब का मतलब पाइप होता है। जैसे हमारे साइकिल में साइकिल में ट्यूब यूज होता है ना, ट्यूब पंचर हो जाता है ना, ट्यूब का मतलब होता है पाइप। उसमें क्या होती है? हवा भरी होती है ना, उसी तरह से ये भी ट्यूब है। और ट्यूब को काटने वाले कटर को ट्यूब कटर बोलते हैं। ट्यूब मतलब पाइप को काटने वाले कटर को ट्यूब कटर के नाम से जाना जाता है। ये क्या हमारा है? ट्यूब कटर। ट्यूब कटर और भी बनावट के हिसाब से आते हैं, डिजाइन के हिसाब से आते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है ना, ये जो ट्यूब कटर है इसकी जो साइज है, अब देखिए यहां पे ऐसे पकड़ के हम इसको घुमा ले रहे हैं, ठीक है, घुमा ले रहे हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती है, एसी फ्रिज की जो पाइपें लगी होती है, तो उसमें ये घुमाने के लिए ये इतनी ऊंची है ना, तो जगह नहीं मिलती। तो क्या होता है? एक ट्यूब कटर छोटा भी आता है, गोल भी आता है। छोटा जो होता है इससे सस्ता भी रहता है, इतने बड़ा रहेगा, वो पाइप को ऊपर ही धीरे धीरे घूम लेगा, इतने जगह में, कम से कम जगह में घूम लेगा, तो वो भी ट्यूब कटर होता है। ट्यूब कटर मतलब किसी भी प्रकार का पाइप को काटने वाले टूल्स को ट्यूब कटर बोलते हैं। और ये ट्यूब कटर है, और ट्यूब कटर की बनावट और भी तरीके की होती है, ये बताने का मकसद। तो ये हो गया हमारा ट्यूब कटर। अच्छा, ट्यूब कटर के बाद होती है फाइल। फाइल मतलब रेती। रेती क्या होती है? कहीं पे कोई जंग वगैरह लग गया, कोई मतलब उसको छुड़ाना है, साफ करना है, तो वहां पे हम रेती का यूज करते हैं। वो गया हमारा फाइल। फाइल के बाद देखिए हमारे टूल्स में क्या है? स्वांगी टूल। अब देखिए ये हमारा स्वांगी टूल। स्वांगी टूल क्या होता है? ये कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए स्वांगी टूल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अभी थोड़ा सा हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें देखिए कैपिलरी ट्यूब जुड़ी हुई है। हम क्या करते हैं? देखिए इसको प्लायर के द्वारा अगर काट के दिखाएं आपको, देखिए ऐसे काट देते हैं प्लायर के द्वारा। ये प्लायर के ऊपरी पॉइंट का यूज हमने किया। ये हमारे पास एक कॉपर की पाइप है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कॉपर की पाइप है, तो पूरा बराबर व्यास की है ना, बराबर व्यास की है, और इसको हम ट्यूब कटर से काट देते हैं। ये हमारे पास ट्यूब कटर है। इसको अब हम यहां से क्या करते हैं? काट देते हैं। मान लीजिए यहां से हमने इसको काट दिया। अब काट करके क्या करेंगे? इसके ऊपर घुमाएंगे। कैसे काटेंगे? ऐसे दबाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर घुमाएंगे। देखिए एकदम बढ़िया से बारीकी से कट गया है। अब अगर इस पाइप को जोड़ना हो हमको, इस पाइप को अगर हमें जोड़ना हो इस प्रकार से, एक में दूसरे को डालना हो, तो क्या ये जाएगी? नहीं ना जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दोनों का व्यास बराबर है, दोनों की मोटाई बराबर, एक के अंदर दूसरी नहीं जा सकती। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है कि हमको एसी फ्रिज की पाइपों को काट करके फिर से जोड़ना पड़ता है। तो अगर इसको जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे? स्वांगी टूल का यूज करेंगे। स्वांगी टूल कहां रख दिया हम? तो ये स्वांगी टूल का प्रयोग करेंगे, ये वाला स्वांगी टूल। और स्वांगी टूल में हम क्या कैसे करेंगे? मतलब स्वांगी टूल को इसमें डाल करके, ये पाइप है देखिए, ये स्वांगी टूल जो है ना, ये 5 in 1 है। 5 का काम अकेले करने वाला है। मतलब है, देख रहे हैं, सबसे ऊंचा है, उससे थोड़ा सा ये पतला है, उससे थोड़ा सा ये पतला है, उससे थोड़ा सा यहाँ, उससे थोड़ा सा पतला यहाँ, उससे सबसे पतला ये 5 है। 5 in 1, 5 का काम अकेले करेगा। 5 साइज की पाइपों को फ्लेयर बना सकता है। ये सबसे जो छोटी पाइप है, ये पाइप जो होती है मोटाई ना, ये मोटाई के हिसाब से आती है। फ्रिज में जो पाइप लगती है ये 1/4 की पाइप होती है। अब देखिए इसी में क्या करते हैं? इसको डाल करके ऐसे, और इसको हम हैमर के द्वारा, देखिए हम यहाँ से हम प्लायर के द्वारा ठोक दे रहे हैं। वैसे प्लायर से ठोकने से प्लायर खराब हो जाता है, ये जो इतना रिफ्रेश चलता है ना, ये खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ठोक करके आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से इसको ठोकना होता है।
ठीक है। और किसी कारण से अगर देखिए ये ऐसा हो रहा है कि हम इसको ठोक रहे हैं और हाथ से स्लिप कर रहा है, तो हम और भी टूल्स का यूज कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको और दूसरे का क्या यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए स्लिप कर रहा है, हमको ठोकने में दिक्कत हो रहा है, तो हमारे पास एक अगला टूल्स होता है जिसको हम फ्लेयरिंग टूल में, इसका नाम है। तो अभी हम इसको समझते हैं, उससे पहले समझ लेते हैं। देखिए ये फ्लेयरिंग टूल का भाग है और इसमें अलग अलग साइज के सांचे बने होते हैं। हर सांचों पर लिखा होता है किसके अंदर कौन सी पाइप किसके अंदर लगेगी। देखिए इधर कौन सी पाइप लगेगी, ये है 1/4, इस पे देखिए लिखा है 1/4, दिखाइए 1/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना इसके अंदर 1/4। तो ये जो पाइप हमारी है 1/4 साइज की है, यानी कि 1/4 वाले में इसको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ढीला करेंगे यहाँ से और इसको 1/4 वाले में लगाएंगे। दोनों तरफ से हम ढीला कर सकते हैं, देखिए दोनों तरफ से ढीला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाइप को लगाना है, ठीक है, यहाँ से। और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, देखिए इसको बाहर निकालेंगे, हमको ये पकड़ने का काम कर दिया कुल मिलाकर के, ये पीछे नहीं जाने देगा। और दोनों तरफ से हम इसको क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं। देखिए हमने टाइट कर लिया। करना क्या, हमें इसमें फ्लेयर बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये स्वांगी टूल के द्वारा इसके व्यास को बढ़ाना है। तो यहाँ इसमें डाल करके इसको, और देखिए अभी ये जा नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये प्लायर के द्वारा अभी ठोक रहे हैं, ये हैमर के द्वारा आपको ठोकना है। देखिए एक बार में हमने ठोका तो ये जो आगे का पॉइंट है, एक नोब, इसका एक जो बारी है ये चला गया इसमें। ये जो पहली बारी होती है ना, ये 1/4 साइज के हिसाब से ही बनी होती है। तो ये तो पहला चला गया, लेकिन पहला चला गया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाइप फैल गई, नहीं। अभी ये पाइप अगर हम इसको डालते हैं इसमें तो ये नहीं जाएगा। तो क्या करना होगा, अगर ये इसका नोब का पहला के बाद दूसरा पॉइंट इसमें चला जाता है तो समझिए इसका व्यास बढ़ जाता है। तो कैसे करेंगे, इसी में डालना है और फिर इसको ठोकना है। थोड़ा सा देखिए एक बार में कंप्लीट नहीं ठोक देना कि पूरा फैल जाए, नहीं। ये व्यास जो है ना किनारे किनारे का वो टेढ़ा हो जाएगा। 1-2 बार ठोकने के बाद फिर रुक जाएंगे, फिर इसको ठोकेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर इसको इसी में ठोकेंगे लगा करके, और देखिए फिर रुक जाएंगे। इसी प्रकार से 3-4 बार करेंगे। ऐसे निकाल करके देख लेंगे कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, और देखिए 3 से 4 बार ठोकेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट इसको कर दिया। देखिए इसका व्यास बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। देखिए हमने इसको बना दिया बढ़िया। अब ये हमारा फ्लेयर बन चुका है। फ्लेयर बनने के बाद अब अगर हमारी ये जो इसकी व्यास दूसरी वाली पाइप है जो इसमें से हमने काट के निकाला है, इसको अगर इसमें डालते हैं तो ये इसमें चली जाएगी। देखिए ये व्यास दिख रहा है आपको कितना बढ़िया ये फ्लेयर बना हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इस पाइप में हम इसको डाल देंगे। यहाँ से देखिए ऐसे पाइप में हम इसको डाल देते हैं। देखिए ये रुक गया। अब रुकने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पाइप को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखिए इसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये पाइप हमारी इसमें चली गई ना, यानी कि कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं, स्वांगी टूल का। ये स्वांगी टूल है, सुम्मी के आकार का बना होता है ना, गांव में लोग बोलते हैं ना ये सुम्मी के आकार का है। तो कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को यानी अंदर के व्यास को बढ़ाने के लिए स्वांगी टूल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। देखिए यहां पे ऐसा नहीं कि नहीं ये जुड़ गया छोड़ देंगे, नहीं, इसके ऊपर वेल्डिंग करना पड़ता है। लेकिन फिर भी नॉर्मल पाइप को ऐसे समझ रहा है, ऐसे सटा, देखिए कितना हार्ड गया। ऐसा नहीं कि ऐसे सटा करके वेल्डिंग कर देंगे तो उसमें क्या होगा, ब्रिजिंग रडवा अंदर टपक के चला जाएगा ना, तो ये जाम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको व्यास को बढ़ाना और आसान तरीके से पाइप को उसमें डालना है और बाद में इसको वेल्डिंग करके इसको जोड़ देना है। तो अभी हम जोड़ना भी आपको सिखाएंगे। उससे पहले देखिए हमारा ये क्लियर हुआ, स्वांगी टूल मतलब इसका कार्य क्या है, कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए स्वांगी टूल का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा स्वांगी टूल। अगला टूल्स देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, फ्लेयरिंग टूल। देखिए अगला टूल्स हमारा फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है, देखिए ये जो टूल्स है ना हमारा, अभी इसमें हमने पाइप को लॉक करके दिखाया था। ये जो टूल्स है हमारा, ये फ्लेयरिंग टूल है, इसी का नाम है फ्लेयरिंग टूल। और ये सिर्फ अकेला फ्लेयरिंग टूल नहीं कहलाता है, इसके 2 भाग होते हैं। ये एक तो ये है, एक फ्लेयरिंग टूल का भाग ये है और एक ये है। ये 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग का नाम होता है ब्लॉक, होता है ना ब्लॉक तहसील वाला, ये होता है ब्लॉक। और दूसरे भाग का नाम होता है योक। एक का नाम है ब्लॉक और दूसरे का नाम है योक, और दोनों मिलकर के क्या है, फ्लेयरिंग टूल। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाना। फ्लेयर बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये हमारी कॉपर की पाइप है, एक पाइप है ना, ये पाइप है, इसमें से एक नट निकाले थे। ये जो नट है ना, ये नट का नाम है फ्लेयरिंग नट। और अगर इस नट को इस पाइप में, ये पाइप हम इसमें डाल दिए, इस नट को इस पाइप में, देखिए ये नट को बनावट देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए कैसा है। इस नट की बनावट ऐसी है कि ये पीछे के सिरा इसका पतला होता है, आगे का सिरा इसका मोटा होता है। ये कॉपर का बना होता है, पीतल के जैसा है ना, देख रहे हैं ये पीतल का है। तो ये नट है हमारा फ्लेयरिंग नट। ये मार्केट में महंगा आता है, साइज के हिसाब से अभी आता है। और यहाँ पे अभी इस पाइप में अगर देखेंगे तो हम इधर से अगर डाल रहे हैं तो ये इधर से निकल जाएगा, इधर से डालिए इधर से निकल जाएगा, देख रहे हैं ना। मतलब ये फ्लेयर बनाएंगे हम, क्या करेंगे, इस पाइप को, इसका जो एक तरह का व्यास है ना, उस स्वांगी टूल की नहीं, ऐसे कॉलर की तरह, मतलब फूल की तरह, देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा बना हुआ आपको दिख रहा होगा, इसमें देख रहे हैं, तो ऐसे फूल की तरह हमें इसको बढ़ाना है, ताकि अगर हम ये नट को अंदर डालें तो ये बाहर ना निकले। और अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो यहाँ पे हम कोई गेज वगैरह लगा के टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस नट में अंदर की साइड में चूड़ियां बनी होती हैं। हो गया। अच्छा, इसको हम बना करके दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है।
देखिए उसी तरह से हम 1/4 में लगाएंगे इसको। देखिए ये जो हमारा इसका नाम होता है ब्लॉक, जिसमें हम पाइप को लॉक करते हैं उसे ब्लॉक कहते हैं। तो इसका जो 1/4 साइज है उसी में इसको लगाना है। तो देखिए 1/4 में हम क्या करें, ऐसे लगा दे रहे हैं। अच्छा, इसके दो पॉइंटों को जरूर ध्यान देना। देखिए किस तरफ ये बाहर निकालेंगे। ये जो ब्लॉक है ना, एक तरफ देखेंगे इसका जो ये बारी होता है ना, ये गोल गोल है। देखिए ये बारी जो है ये गोल गोल है, देख रहे हैं एकदम गोल है। लेकिन इसका जो देखिए इस प्रकार से है, एकदम गोल है ना, लेकिन इसका जो दूसरा सिरा होगा, अगर पीछे का सिरा देखेंगे तो इसकी ये जो बारी है ना, ये खड़ी बारी है, देख रहे हैं एकदम खड़ी बारी है। तो जिधर गोल है ना उधर की साइड से बाहर करना है, तभी तो फ्लेयर बन पाएगा ना। तो ये जिधर गोल है, जैसे 1/4 की पाइप है और इसको हम देखिए पाइप साइज के अनुसार 1/4 वाले में लगाते हैं। और देखिए यहां पर, और इस प्रकार से हमने इतना निकाला बाहर, ज्यादा बाहर नहीं निकालना है, ज्यादा बाहर निकालेंगे तो मुड़कर खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं दोनों तरफ से। टाइट करने के बाद ये हमने टाइट कर दिया। अब इसको पकड़ना समझिए कि फ्लेयर हम कैसे बनाएंगे। ये हमारा क्या है, इसका नाम है योक। योक कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाने का कार्य करता है। कैसे बनाता है, देखिए इसको हम जब टाइट करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं ना, तो ये देखिए चूड़ियों पे ये जो लट्टू के आकार का पॉइंट है ये नीचे जा रहा है, और जब हम इसको ऐसे ऊपर घुमाते हैं, वापस घुमाते हैं, तो ये जो लट्टू वाला पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये ऊपर जा रहा है। तो इसको हम ऊपर कर लेंगे। पहले हो गया क्लियर कि इसको ऊपर पहले कर लेना है। उसके बाद देखिए ये जो नीचे पकड़ने का ये पॉइंटर देख रहे हैं आप, यहां से ऐसे कटा हुआ दिख रहा है ये इस साइड में, तो इस साइड में आपको नहीं दिख रहा होगा, एक ही साइड में दिख रहा है। ये दोनों में दो तरफ बना होता है, इसमें इस तरफ है तो इसमें भी है, लेकिन इधर की साइड में देखिए, जैसे इसको हम पलट करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें इस साइड है, यहां पे इस साइड है, देखिए कुछ दोनों में है, लेकिन ये दोनों में दो तरफ, एक तरफ नहीं है। इससे क्या होगा कि जब हम पाइप पे ऐसे लगाएंगे और ऐसे घुमाएंगे तो इधर वाला जो कटा है उधर जाके दबाएगा, इधर वाला इधर जाके दबाएगा। मतलब समझ, ऐसे करके ऐसे दबाना है, ऐसे देख रहे हैं, इधर वाला कटा हुआ ऐसे लॉक हुआ और इधर वाला ऐसे लॉक हुआ, मतलब दोनों लॉक हो गए। समझ गए क्या? ध्यान से देखिए, यहां पे ये एक तरफ कटा हुआ है, ये दूसरी तरफ कटा हुआ है, देख रहे हैं ना इसका कट कैसा बना हुआ है। तो ये पाइप पे जाके फंसता है, इसको हमने सीधा करना है। ये लट्टू का पॉइंट ऐसा ध्यान देना कि ये पाइप के बीच में जाए, ऐसे इस प्रकार से इसको सीध में रखना है और इसको थोड़ा सा घुमा लेना है। ये लट्टू के आकार का पॉइंट देखिए पाइप के बीच में है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी हम इसको टाइट करते लेके जाएंगे तो ये देखिए उसके अंदर जाएगा, पाइप के बीच में जाना चाहिए। तो इसको बस यही ध्यान देना कि पाइप के बीच में जाना चाहिए। देखिए यहां पर देखिए ये पाइप के बीच में जाएगा, अभी ये देखिए पाइप के बीच में जा रहा है ना। और इसको हाथ से पकड़ने का भी तरीका देखिएगा, ये दोनों के साथ कैसे पकड़ेंगे। एक उंगली ये वाली लगी हमारी जो इधर की खींच रही है, इधर से अंगूठा है जो उधर की दबा रहा है, इसी प्रकार से इसको पकड़ना है, कुछ नहीं है, आसानी से इसी प्रकार से पकड़ना है और फिर इसको अब टाइट करना है। अब देखिए थोड़ी सा टाइट कर देंगे अगर, तो अब ये पाइप के बल पे लोड हो गया। देखिए अब ये गिरेगा नहीं इसमें से, देख रहे हैं ना, अब ये इसमें से गिरेगा नहीं। अब इसको क्या करना है, आपको उसी तरह से पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना है और क्या करना है, इसको टाइट करना है। टाइट कर दिया एक बार, फिर बैक कर लेना है, पूरा कंप्लीट नहीं टाइट करना, थोड़ा सा आधा चूड़ी टाइट करना है, और फिर दोबारा इसको थोड़ा सा टाइट करना है, फिर बैक कर लेना है, फिर थोड़ा सा टाइट करना है, फिर बैक कर लेना है, फिर थोड़ा सा टाइट करना है, फिर बैक कर लेना है। ऐसे 3-4 बार करेंगे और उसके बाद ये खुद ही टाइट नहीं होगा। उसके बाद आप टाइट करने की कोशिश भी करेंगे ना, ये टाइट नहीं होगा। फिर जब नहीं होगा टाइट तो इसको क्या करेंगे, अब हम खोल के निकाल लेंगे। मतलब क्या हुआ, ये फ्लेयर बन चुका जैसा हम बनाना चाहते हैं। देखिए कैसा बना हुआ है, यहां पर देखिए पाइप में, यहां पे देखिए पाइप में एकदम बढ़िया गोल सा फ्लेयर बना हुआ दिख रहा है ना, कितना जबरदस्त गोल सा फ्लेयर बना हुआ दिख रहा है ना। पाइप को हम निकाल करके फ्लेयरिंग नट लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए हम इसको क्या करते हैं, खोल के ढीला कर लेते हैं, इस साइड से भी हम खोल देते हैं, इसको दोनों तरफ खोल दिया और पाइप को हम निकाल लिए बाहर। ये देखिए फ्लेयर बना, तो कैसा फ्लेयर बना, इसी को हम बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल के द्वारा ये फ्लेयर बनता है। देख रहे हैं कैसे बना, कलर की तरह। ये इसका जो व्यास है देखें कितना बढ़िया तरीके से फैला हुआ है। ऐसा नहीं, ये स्वांगी टूल से अगर फैलाते तो हम दूसरे ढंग का फैलता ना। स्वांगी टूल तो सुम्मी लेके उसमें हम ठोकते हैं तो वो भीतरी व्यास को बढ़ाता है ताकि दूसरी पाइप उसमें जा सके और दूर तक फैलाता है। लेकिन ये तो एकदम कॉलर ऐसे फूल की तरह, समझ, ऐसे खिला करके बनाता है। अब देखिए इस नट को अब अगर हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे इस साइड से और इसके जो आगे का सिरा चौड़ा होता है वहां जाएगा। देखिए अब यहां से ये आगे नहीं जाएगा, देख रहे हैं ना, यहां से आगे अब ये नहीं जाएगा। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जैसे कोई गेज है, ये गेज है ना, इस गेज में मान लीजिए इस नट को लगाना है, इस पाइप को जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसे लगा करके इसकी साइज के हिसाब से देखिए इसको हम टाइट कर सकते हैं। देख रहे हैं इस प्रकार से अब ये पाइप इसमें जुड़ चुकी है। नहीं तो इसको हम वेल्डिंग तो करते नहीं बार बार, तो ऐसा फ्लेयरिंग नट लगाने की हमें जरूरत बहुत पड़ती है। एसी में भी बार बार पड़ती है, फ्रिज में भी बार बार पड़ती है। तो ये हम किस टूल्स के द्वारा बनाते हैं, फ्लेयरिंग टूल के द्वारा बनाते हैं। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है, कॉपर की पाइप को फ्लेयर करने के लिए हम फ्लेयरिंग टूल का यूज करते हैं। और फ्लेयरिंग टूल में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग का नाम होता है ब्लॉक, यही है, और दूसरे भाग का नाम होता है योक। ब्लॉक का मतलब जिसमें पाइप को लॉक किया जाता है उसे ब्लॉक कहते हैं, और जिसको लगाकर फ्लेयर बनाया जाता है उसे योक कहते हैं। तो ये 2 पार्ट हमारे हैं, एक का नाम है ब्लॉक और दूसरे का नाम है योक। ये हमारे 2 पार्ट होंगे। अच्छा, ब्लॉक और योक के बाद देखिए स्वांगी टूल, फ्लेयरिंग टूल, कंपाउंड गेज, और फ्लेयरिंग टूल के बाद हमारा है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज क्या होता है वो दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा 1 मिनट रोकिए, फैन चालू करते हैं।
तो ये देखिए हमारा कंपाउंड गेज है, यहाँ पे ये कंपाउंड गेज है, और ये जो कंपाउंड गेज है ना इसी को बोलते हैं। और कंपाउंड गेज क्या होता है, इसके द्वारा एसी फ्रिज के सिस्टम में हम प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं, गैस चार्ज कर सकते हैं। प्रेशर चढ़ाना इसका नियम नहीं है, इसका नियम है कि हम इससे वैक्यूम करते हैं, मतलब प्रेशर को निकालते हैं और इसके द्वारा हम गैस चार्ज करते हैं। वैक्यूम करना, देखिए प्रेशर गेज क्या होता है कि प्रेशर गेज और ये है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में क्या डिफरेंट होता है, दोनों गेज देखने में एक जैसे हैं, कलर में डिफरेंट होते हैं। पहले यहां देख लीजिए, इसके अंदर ये दोनों गेज हैं, ये जो रेड कलर में है ये प्रेशर गेज है, ये जो ब्लू कलर में है ये कंपाउंड गेज है। ये एक प्रेशर गेज है, ये कंपाउंड गेज है, ये दोनों मिला दिए गए ना, तो इस गेज को अब हम बोलते हैं मैनीफोल्ड वाल्व या मैनीफोल्ड गेज। ये हमारा गेज कौन सा है, ये मैनीफोल्ड गेज है, मतलब दोनों गेजों का मिश्रित रूप है। लेकिन यहां पर ये जो हमारे पास है ये एक ही गेज है। अगर आपके पास केवल ये कंपाउंड गेज हो तो आप एसी फ्रिज में सब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कोई काम नहीं होगा। आप इसी से प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, इसी से वैक्यूम भी कर सकते हैं, इसी से गैस चार्ज भी कर सकते हैं, सारे काम इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये है तो ये स्पेशली है, रेड वाला देख रहे हैं, ये खाली प्रेशर भरने के लिए यूज किया जाता है। भरने का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेशर भरना मतलब खतरे की बात है ना, हवा भरते हैं उसमें, और हवा भरने के लिए इस गेज का यूज करते हैं, और हवा निकालने के लिए इस ब्लू वाले का करते हैं, और गैस चार्ज करने के लिए भी हम इस ब्लू वाले का करते हैं। हवा भरना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हवा भर के लीक चेक करते हैं, कहीं उसकी पाइप में कोई लीक तो नहीं है, उस समय हम ये रेड वाले गेज का यूज करते हैं। एक गेज को क्लियर समझिए, उसके बाद दूसरा समझ में आएगा। ये कौन सा गेज हमारा है, कंपाउंड गेज है। क्वालिटी क्या, कैसे पता चला कि ये कंपाउंड गेज है, प्रेशर गेज में क्या डिफरेंट है, तो देखिए प्रेशर गेज में क्या होता है, ये जो सुई है ना इस टाइम यहाँ जहां पे है जीरो पे है, देख रहे हैं ना, जीरो से नीचे आएंगे तो -10 -20 -30 का ऑप्शन होता है इसमें, -10 -20 -30 भी होता है। और अगर प्लस की बात करें तो प्लस साइड में भी यहाँ पे देखिए इसमें होता है कि ये 10 20 30 40 50 करके होता है, यानी कि इसमें सुई माइनस में भी जाने के लिए जगह होती है, इसलिए इसे कंपाउंड गेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, कंपाउंड गेज मतलब इसमें सुई माइनस में भी जाती है, इसलिए इसे कंपाउंड गेज के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो गेज है ना, इसमें देखिए पाइप जोड़ने के लिए दो सिरे, एक तो एक साइड है, दूसरा दूसरी साइड है, एक साइड में एक नीचे, एक साइड में एक नीचे, एक साइड में और एक नीचे, और दाहिने साइड में देख रहे हैं ये हैंडल होता है। हैंडल हमेशा दाहिने साइड में होता है, ध्यान दीजिए, बाएं साइड में नहीं होता है। दाहिने साइड में होने से क्या फायदा होता है, दाहिने हाथ में हमारे पावर ज्यादा होती है ना, तो ये दाहिने साइड में हैंडल होता है। अच्छा, इसी के द्वारा हम आसानी से खोल बंद कर सकते हैं। और देखिए जब ये हैंडल खुला हो, ऐसे इसको हैंडल को खुला रहते हैं, ऐसे खुला है, जब ये हैंडल खुला है तो देख रहे हैं ये जो राड है ना, ध्यान से केयर करिएगा, ये जो राड है जब हम इसको खोल रहे हैं तो ये बाहर निकल रहा है, और जब हम अगर इसको टाइट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। ये जब टाइट कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये अंदर जा रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए जब हम इस गेज में अगर इस हैंडल को बंद कर लें और इस गेज में अब इधर से मुंह लगा के फूकेंगे ना, ऐसे अगर हम इधर से फूकते हैं तो इधर से हवा नहीं निकलेगी, अगर इधर से फूकेंगे तो इधर से भी हवा नहीं निकलेगी। लेकिन अगर इस गेज में साइड से आप कितनी भी पावर लगा लीजिए, ये सुई हिलने वाली नहीं है, ये सुई हिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर नीचे से इस समय फेंका जाए, गेज का हैंडल बंद है, तब भी अगर नीचे से फूंका जाए तो सुई पे संपर्क जाएगा और सुई ऊपर बढ़ेगी। अगर आपके अंदर इतनी पावर है कि सुई को बढ़ा सके तो आप बढ़ा सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, गेज का हैंडल बंद कर देने के बाद भी ये जो नीचे का संपर्क है वो सुई से डायरेक्ट होता है, लेकिन जब हैंडल बंद करते हैं तो साइड वाला बंद हो जाता है। जानते हैं इसमें बंद क्या होता है, ये जो राड की तरह है ना, जब हम टाइट कर रहे हैं तो अंदर निकल के जा रहा है ना, तो ये अंदर जा करके यहीं पे इस वाले पॉइंट को, इस वाले रास्ते को बंद करता है, नीचे वाले को नहीं बंद करता है। नीचे वाले का संपर्क सुई से बना रहता है, समझ गए। इसलिए अगर हम फ्रिज में प्रेशर भर रहे हैं, मान लीजिए कि फ्रिज में प्रेशर भर रहे हैं, तो इसका कौन सा भाग फ्रिज में लगेगा, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि फ्रिज में कितना प्रेशर भरा है वही तो हमें चेक करना है। तो ये जो निचला सिरा यही बताएगा कि किसी भी चीज में कितना प्रेशर है। जैसे मान लीजिए कि इस गैस में, इसमें कितना हवा है, कितनी गैस है, तो हम ये निचला लगाएंगे तभी तो ये दबाव को बता पाएगा। साइड वाला लगाएंगे, गेज का हैंडल बंद रहेगा तो ये बता पाएगा नहीं ना, इसलिए निचले से ही बता पाएगा कि हैंडल बंद रहने के बाद भी बताना चाहिए, तो निचले से ही बताएगा ये कि इसमें कितना प्रेशर है। इसी तरह से ये कौन सा गेज हमारा है, कंपाउंड गेज। मार्केट में 200 रुपए 250 रुपए के आसपास ये आता है, बढ़िया, इसकी जरूरत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टूल्स है। आपके पास अगर ये कंपाउंड गेज है तो ये मैनीफोल्ड वाल्व भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये महत्वपूर्ण टूल्स है, छोटा टूल्स है ना, इसी से आप सारे काम कर सकते हैं। इससे प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें सुई प्लस में भी जाती है, इससे वैक्यूम भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सुई माइनस में भी जाती है, और गैस चार्ज करने के लिए तो है ये पाउंड के हिसाब से बताता है, ये कंपाउंड गेज है, पाउंड के हिसाब से बताता है। 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड, यानी कि इसकी जो सुई है ना,
जीरो के बाद अगर इसकी जो सुई है जीरो के बाद अगर 10 तक चली जाए ना, तो 10 तक जाने का ये मतलब होता है कि 10 तक जाने का इसमें ये मतलब होता है कि इसमें 100 ग्राम गैस चार्ज हो चुकी है। समझ रहे हैं, 100 ग्राम गैस चार्ज हो चुकी है 10 तक जाने का मतलब 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मैथ की भाषा में नहीं, कंपाउंड गेज के हिसाब से। मैथ की भाषा में भी कोई मैथ पढ़ने वाले होंगे तो कहेंगे 453 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है। आप गूगल में सर्च करिए 453 ग्राम दिखाता है, लेकिन ये कंपाउंड गेज के हिसाब से 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड है, तो 10 पाउंड बराबर क्या होगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो ये कौन सा गेज हमारा है, कंपाउंड गेज है। अच्छा, कंपाउंड गेज के बाद क्या हमारा प्रेशर गेज हो गया। अच्छा, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज और ये मैनिफोल्ड वाल्व। अगर ये अलग होता, ये अलग था तो हमारा कंपाउंड गेज है, ये अलग होता तो ये हमारा प्रेशर गेज है। दोनों मिल गया तो मैनिफोल्ड गेज यानी मैनिफोल्ड वाल्व। देखिए अब समझिए, इसके अंदर से देखिए टोटल 3 पाइपें हैं, देख रहे हैं यहां पर, इसमें से 3 पाइपें निकली हुई और पाइपों का कलर भी देख सकते हैं कि जो ब्लू वाले उसके नीचे ब्लू निकलता है, जो रेड वाली उसके नीचे से रेड निकलता है और जो येलो वाली वो बीच से निकलता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बीच वाली पाइप होती है ना, इसमें ये इनपुट होती, इनपुट, इन का मतलब जहां से हम गैस को अंदर लेते हैं, और ये जो दोनों है ये दोनों के दोनों आउटपुट है। ये इनपुट एक ही है और आउटपुट 2 है। अच्छा, इनपुट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं से हमें हवा भरना है, इसमें से गैस भरना है ना, इस कैन में से गैस भरना तो ये कैन में लगेगी, और फ्रिज में भरना है तो ये वाली जो पाइप है ये फ्रिज में जाके लगेगी। समझ गया ना, इनपुट का मतलब ये बीच वाला जो पॉइंट है ये इनपुट है और ये वहां लगेगा जहां से गैस आएगी, और ये दोनों पॉइंट वहां लगेंगे जहां पे गैस जाएगी। अब समझिए, दोनों पॉइंट का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों पॉइंट का मतलब ये होता है कि जिस गेज का हमें यूज करना है, जैसे कंपाउंड गेज का यूज करना है तो कंपाउंड गेज के नीचे वाली पाइप को हम लगाएंगे आउटपुट में, और अगर हमें प्रेशर गेज का यूज करना है तो प्रेशर गेज वाली पाइप को हम लगाएंगे आउटपुट में। इस प्रकार से लगाना है। एक टाइम में एक ही गेज का हम यूज करते हैं, दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, एक टाइम में एक ही का यूज करते हैं। और क्या कंडीशन क्या है कि जिस गेज का यूज करेंगे उसका हैंडल खुला रहेगा, ऐसे ये खुला रहेगा, और जिसका यूज हम नहीं करेंगे उसका हैंडल बंद रहेगा। मतलब एक टाइम एक ही हैंडल खुला रहेगा। अब देखिए, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, तो हवा दोनों तरफ से निकल जाएगी। समझ गए। देखिए क्या होता है, जब हम इस बीच वाले पॉइंट से गैस इन करती है तो यहां से जाएगी। अब देखिए, ये हैंडल बंद है तो क्या हमने बताया कि ये बी यहां से बंद कर देगा, साइड वाले को बंद करता है, नीचे का संपर्क सुई से डायरेक्ट रहती है ना, नीचे का संपर्क सुई से डायरेक्ट रहती है ना, तो अब ये हैंडल बंद है, यानी कि इस गेज में हवा नहीं आएगी, इस रेड वाले गेज में, लेकिन ये ब्लू वाले में तो आएगी ना। अब ये ब्लू का हैंडल खुला है तो ये बीच से इन होगा, ब्लू वाला खुला होने के कारण ये ब्लू वाले से निकल जाएगा। अगर हम इसको बंद कर देते हैं, यहां से हम टाइट करते हैं, तो ये रेड वाले से निकल जाएगा। अगर ये येलो वाले से बीच से गैस आ रही है तो यहां रेड वाले से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका हैंडल खुला हुआ है। तो जिस गेज का हमें यूज करना होता है उस गेज के हैंडल खुला रहता है, और जिसका यूज नहीं करना होता है उसका हैंडल बंद रहता है। इस प्रकार से होता है हमारा। अब देखिए, इसके बीच में देखेंगे ना, ये गेज, ये जो गेज है इसके बीच में देखेंगे तो यहां पे एक शीशा बना होता है। शीशा ये क्या कार्य करता है, जब इसमें से गैस क्रॉस करती है ना, जब इसमें से गैस क्रॉस करती है तो जैसे जो गैस होती है उसका कलर होता है, तो वो इसमें शो करती है कि हाँ गैस किधर से किधर जा रही है, या फिर किस कलर की जा रही है, या फिर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहां से इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, ये इसीलिए देखने के लिए लगता है। और ये देख रहे हैं, इसका टंगना होता है। टंगना मतलब कहीं भी काम करना है, कंडेंसर वगैरह में लगा के इसको टांग दीजिए, अपना काम करते रहिए और इसको देखते रहिए, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा गेज हो गया हमारा, मैनिफोल्ड वाल्व इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड वाल्व। और इसके बाद देखिए हमारा क्या है, एलन की। एलन की क्या होता है, ये देखिए एलन की, देख रहे हैं ये टपारिया का है एलन की। ये एलन की का सेट है। वैसे 4 नंबर और 5 नंबर, ये दो ही एलन की का यूज हम एसी में करते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। बाकी इसमें तो हर नंबर की है, देख रहे हैं इसमें सेट है ये पूरा। एलन की का मतलब समझते हैं ना, एल के आकार की होती है। ये देख रहे हैं 4 नंबर 5 नंबर, यही वाला है। इन सब का हम इन्हीं 4 और 5 का दोनों का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं एसी में। बाकी फ्रिज में तो इसकी जरूरत ही नहीं है, वॉशिंग मशीन में भी कुछ एलन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा एलन की एल के आकार का होता है। कहीं अंदर लगे नट को खोलने के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे देखिए कहीं अंदर नट लगा होता है, कहीं कहीं पे, तो ऐसे डाल करके हमको ऐसे ऐसे करके इसको खोलना होता है। एलन की के बारे में जानते हैं, देखने में अंग्रेजी के यल के आकार का है ना, इसलिए हम इसको एलन की के नाम से जानते हैं। नॉर्मल है, कुछ नहीं है, एलन की हो गया हमारा। अच्छा, एलन की के बाद हम आ रहे हैं उसमें क्या है, पिचिंग प्लायर। ये देखिए अगला जो हमारा प्लायर है ये है पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर का कार्य क्या होता है, ये कापर की पाइप को पिंच करने के लिए हम पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं। कापर की पाइप को पिंच करने के लिए हम पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं। ये हो गया हमारा पिचिंग प्लायर, समझ गए ना। कापर की पाइप को पिंच करने के लिए हम पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं। क्या करता है ये,
देखिए ये कापर की पाइप को पिंच करता है। पिंच करने का मतलब क्या होता है, हवा को एक साइड से दूसरी साइड तक नहीं जाने देगा, इतनी पाइप को दबा देगा। जैसे देख रहे हैं ये पाइप है ना, अगर हम यहाँ से फूके हवा इधर से क्रॉस होगी, लेकिन ये पिलास है, एक प्लायर है, देखिए इसका ये जो नोब है ना, देख रहे हैं ये गोल बना है, ये किसी पाइप को काटेगा नहीं, पाइप टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं, लेकिन गोल में इतना पिंच मुलायम दबा देगा कि उसमें से गैस भी नहीं निकल पाएगी, इतना दबाएगा। और देखिए इसके पीछे क्या होता है, ये चूड़ी वाला देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम ढीला करते हैं, जैसे इसको हम पूरा दबा लेते हैं पूरा, तो भी ये इतना देखिए गैप खुला हुआ है, इसको हम अगर और ढीला कर देते हैं तो हम कितना चाहते हैं, देखिए इतना चाहते हैं कि पूरा दबाने के बाद भी इतना खुला रहे, तो उतना खुला रहेगा। मतलब पाइप को कितना दबाना, जैसे हम देखिए यहाँ पे अगर पूरा दबाएं तो इतना हम खुले हुए पे सेट किए थे, इसका मतलब ये थोड़ा सा दबाएगा। हम कितना दबाना है, कितना अच्छा, क्या दबा के पूरा सटा देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सटाने के जितना हम इसको टाइट कर लेंगे, देखिए इतना सटाना है, अच्छा है, इसमें से भी हवा भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो इतना सटाने के लिए हम क्या करेंगे, उतना सटा करके और उसके बाद इसको लगाएंगे इस पे और फिर इसको दबाएंगे, ऐसे पिंच कर देंगे। देखिए ये पिंच हो गया, दबने के बाद दबा हुआ रुक भी जाता है। तो देखिए ये पाइप पूरी तरह से दब चुकी है। अब देखिए खोलने के लिए ये एक छोटा सा पॉइंट दिया होता है, इन दोनों को आप ऐसे मिलाइए, ये खुल जाता है, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ये खुल जाता है। देखिए ये पाइप देखिए आप किस प्रकार से ये दबा हुआ है, और इतना बेहतरीन दबा हुआ होता है कि इसमें से गैस तक क्रॉस नहीं कर पाती, इतना बढ़िया दबा होता है, इसमें से गैस भी नहीं निकल सकती। समझ गए ना, ये क्या हमारा है, ये पिचिंग प्लायर है। कापर की पाइप को पिंच करने के लिए हम पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं, कापर की पाइप को पिंच करने के लिए हम पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं। तो हो गया हमारा पिचिंग प्लायर, समझ गया ना। वैसे सबसे बड़ी बात बताएं, इस प्लायर की अब जरूरत नहीं है, आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसके बिना भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एक वाल्व आ गया इस टाइम, एनआरबी वाल्व के नाम से जाना जाता है। आगे टूल्स में भी नंबर में आ रहा था, हम आपको इसको समझा रहे हैं। देखिए ये एनआरबी वाल्व होता है, इसके द्वारा हम एसी फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं, उसके बाद लास्ट में गैस ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाती है। तो ये होता है हमारा एनआरबी वाल्व। तो आसानी से, एनआरबी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व, ये हो गया। अच्छा नंबर के हिसाब से हम चलते हैं आगे। हमारे पाइप मोल्डर हमारे यहीं पे था स्प्रिंग की तरह, ये है देखिए पाइप मोल्डर। कापर की पाइप को मोड़ने के लिए पाइप मोल्डर का यूज किया जाता है। जैसे क्या है ना, एसी फ्रिज का जो सिस्टम होता है, एसी है मान लीजिए, अब एसी का स्प्लिट एसी है तो आधी भाग छत पे रखा जाता है, आधा भाग कमरे के अंदर रखा जाता है। तो छत से नीचे तक पाइप आती है, और वो जो पाइप आती है ना, वो कैसे आती है, कहीं से मुड़ के आती है, छत है तो फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे, तो मोड़ने की जरूरत पड़ती है ना जगह जगह पे। तो वो जो पाइप है वो मुड़ेगी कैसे, इस पाइप मोल्डर के द्वारा। अगर आप इसको हाथ से मोड़ेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे मुड़ जाएगी, यल के आकार का मुड़ जाएगा, पाइप कहीं जाम हो जाएगी, गैस का बहाव रुक जाएगा, ठंडा नहीं करेगी। तो हमें कैसे मोड़ना है, इसको लगा करके और इसको अपनी जरूरत के अनुसार देखिए ऐसे इस प्रकार से गोल में पूरा बढ़िया से ऐसे मोड़ लेंगे। देखो हमने गोल में मोड़ा ना, इसके बाद क्या करेंगे, अब जो हमारी पाइप है इसको हम निकाल लेंगे और हमारा पाइप मोल्डर को भी निकाल लेंगे। तो ये जो मुड़ा, ये कुछ गोल में मुड़ना चाहिए। देखिए वैसे ये थोड़ा सा दब गया, थोड़ी ज्यादा मुड़ गया है ना, इसको थोड़ा और गोल में मोड़ना चाहिए। हम जैसे इसको मोड़ते ना ऐसे करके, फिर थोड़ी दूर दबा के, फिर थोड़ी दूर दबा के, तो ऐसे गोल बनाते तो ये गोल बनता है। ये थोड़ी से ज्यादा मुड़ गया, लेकिन फिर भी इसमें गैस का बहाव रुका नहीं है, जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से कापर की पाइप को सुव्यवस्थित यानी बढ़िया तरीके से मोड़ने के लिए हम पाइप मोल्डर का यूज करते हैं। पाइप मोल्डर ये स्प्रिंग की तरह भी आता है, और भी तरीके के आते हैं, और भी इसकी बनावट अलग अलग तरीके की होती है। पाइप मोल्डर अभी आप गूगल में सर्च करिएगा, अलग अलग प्रकार के आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। तो पाइप मोल्डर का कार्य क्या होता है, कापर की पाइप को मोड़ने के लिए हम पाइप मोल्डर का यूज करते हैं। कापर की पाइप को मोड़ने के लिए हम पाइप मोल्डर का यूज करते हैं, हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा टूल्स में देखिए पाइप मोल्डर हो गया, हमारा ब्लैंप टेस्टर हो गया, कंटिन्यूटी टेस्टर। ये जो नॉर्मल टेस्टर है ना, इसी को हम बोलते हैं ब्लैंप टेस्टर। लैंप जलता है ना, तो ब्लैंप टेस्टर हो गया, लाइट में लगा चेक करते हैं लाइट है कि नहीं है। और कंटिन्यूटी टेस्टर देखिए ये ऐसा, ये देख रहे हैं कुछ टूटा हुआ है, मेन टूल्स अभी मिल नहीं रहा था, लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं चल रहा है, तो जो टूल्स हैं अपने पास पुराने बचे हुए उन्हीं में से दिखा रहे हैं। ये देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर है, इनके जो ऐसी बनावट होती है, जब दोनों को टच कराएंगे इसके अंदर रेड कलर का बल्ब जलता है, वो लगा होता है, छोटी बैटरी भी लगी होती है। ऐसे हम टच करवाते हैं तो इसमें बल्ब जलता है, ऐसे टच करवाते हैं तो इसमें बल्ब जलता है। ये क्या है, कंटिन्यूटी, मतलब यहां से यहां अगर हम रखते हैं, अगर ये सही होता है तो इसमें बल्ब जलता है। तो ये कंटिन्यू मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइट कंटिन्यू जा रही है कि नहीं जा रही है, ये जानने के लिए हम यहां पे कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइट कंटिन्यू जा रही है कि नहीं जा रही है, यही जानने के लिए हम कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में हमारा इंसुलेटर कटर। इंसुलेटर कटर मतलब जानते हैं, वायर कटर मतलब तार को काटने वाला। ये देख रहे हैं तार को काटने वाला। अब तार के ऊपर जो रबड़ या पीवीसी का बना होता है ना, जो प्लास्टिक, उसको हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। और अगर उसी को काटने वाले कटर को हम इंसुलेटर कटर कहते हैं। तार को बार बार दांत से नहीं छीलना चाहिए, मिस्त्री आदमी है ना, आपको बार बार छीलने की जरूरत पड़ सकती है ना, तो इसलिए उसमें जानते हैं वो जो तार का रबड़ पीवीसी होता है, दांत में कहीं फंस जाता है ना, कैंसर जैसी बीमारी होने की भी संभावना होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा इस वायर जो इंसुलेटर कटर है, इसी के द्वारा हमें वायर को छीलना
चाहिए, सही करना चाहिए या काटना चाहिए। दांतों का यूज कम से कम करना चाहिए। जैसे कोई मिस्त्री नहीं है, कभी कभी यूज है तो हाँ मान लीजिए हो गया एक आध बार, लेकिन अगर कोई हमेशा यूज करता है ना तो उसके लिए ये इंसुलेटर कटर होना जरूरी है, वायर कटर होना जरूरी है। ये हो गया हमारा इंसुलेटर कटर। इसके बाद हमारा क्या है, वाइस टूल्स। वाइस टूल्स क्या होता है, देखिए ये बढ़ई लोग रखते हैं, जो मेज ब्रेंच पे नहीं कोने में लगा के सेटिंग कर लेते हैं, वो इसकी जरूरत नहीं है यार, उसको आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट हमारा बेल्डिंग गन। अब देखिए हम आपको बेल्डिंग करके भी दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको थोड़ी सी बेल्डिंग गन के बारे में समझा देते हैं। बेल्डिंग गन का यूज कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। देखिए ये बेल्डिंग गन का कैन, हम इसको रख देते हैं साइड में। है क्या, ये बेल्डिंग गन है और एक ये भी बेल्डिंग गन है। ये दो बेल्डिंग गन है दोनों बेल्डिंग गन, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। ये छोटा बेल्डिंग गन है, ये बड़ा बेल्डिंग गन है। इसको आप कहीं पे आसानी से लेके जा सकते हैं। इसको लेके जाने के लिए बड़का वाला सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। देख रहे हैं बड़ा वाला सिलेंडर, ये 5 लीटर वाला, ऐसे सिलेंडर के साथ में यूज किया जाएगा ये बड़ा बेल्डिंग गन। लेकिन हाई छोटका वाला बेल्डिंग गन जो है ना, ये इसके साथ यूज किया जाएगा। देख रहे हैं ये कैन के साथ, मतलब आपको इतना चीज लेके जाइए, आराम से किसी के घर बेल्डिंग कर लीजिए। बड़ा सिलेंडर बड़ा बेल्डिंग गन लेके जाएंगे, बड़ी सारी समस्या होंगी। ये छोटा बेल्डिंग है, देखिए इसके आगे की ये जो पत्ती अलग से आती है, इतना बेल्डिंग गन में आता है। ये हमारा बेल्डिंग गन है, बेल्डिंग करने वाली ये गन है। ऐसा इसमें होता क्या है, देखिए इसके पॉइंट में ये इसका नो पॉइंट होता है। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे इसको हम ऑन ऑफ करते हैं, ये घुमाने के लिए ये ऑन ऑफ करने वाला पॉइंट होता है। और ये बीच में पॉइंट है, इसको लगाना कैसे, ये हमारा एलपीजी ये गैस का कैन है। देखिए एलपीजी गैस नहीं होती, इसके अंदर ब्यूटेन गैस है। देख रहे हैं ब्यूटेन गैस है। और इसका जो हम एमआरपी दिखा है, इसमें लिखा है 225 ग्राम 260 रुपए का। देख रहे हैं 225 ग्राम 260 लिखा है। 100 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, 80-100 का भी मिलता है, 80 रुपए में मिलता है, 90-100 में मिल जाता है आसानी से, किसी को भी मिल जाएगा। तो ये हमारा ब्यूटेन गैस है। अब ये जो गैस है, इसी गैस पर इस बेल्डिंग गन को लगाना है। ये छोटा बेल्डिंग गन, देखिए ये इसके पार्ट खुलते भी हैं, हम आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ से इसके पार्ट खुलते हैं अलग से, ये देख रहे हैं बंदूक की गोली की तरह लगता है देखने में। इस प्रकार से इसके पार्ट खुलते हैं। और यहाँ से भी देखिए इसका ये दूसरे पार्ट भी खुलता है, ये बीच से भी, इसके बाद भी यहाँ से खुल जाता है। 2-3 जगह से खुलता है। कभी कभी ये जाम हो जाता है तो खोल करके इसको साफ भी करना पड़ जाता है। तो देखिए इसको लगाना कैसे, ऐसे सेट करना है, यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे सीधा सीधा इसी के कटे हुए खाने में दबा के इसको थोड़ा सा घुमा लेना है। ये लग के सेट हो गया। अभी हम इसको चला करके दिखा रहे हैं, उससे पहले इसको भी समझ लेते हैं। ये बड़ा बेल्डिंग गन है, ये छोटा बेल्डिंग है। ये जो बड़ा वाला है ना, देखिए इसको क्या करना है, इसको यहां से ऑन ऑफ करने वाला हैंडल दिया गया है, यहां से ये आग फेंकेगा। और है कहां लगेगा, बड़का वाला रेगुलेटर में। है 5 लीटर वाले के अलावा अगर आपके पास 14 लीटर वाला जो घरों में खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें भी ये काम कर जाएगा। लेकिन जानते हैं क्या डिफरेंट है। पहली बात तो किसी के घर जाएंगे तो अपना कैन लेके जाना चाहिए, उसके गैस को यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस बड़े वाले बेल्डिंग गन का यूज आपको कब करना चाहिए, जब आपकी कोई स्थिर दुकान हो, शॉप हो, और लोग जिस चीजों को वहां लेकर आते हो बनाने के लिए, वहां पे आपको ये बड़ा वाला रखना चाहिए। कारण क्या है, ये जो कैन है ना, आप देखा है हम आपको 100 रुपए में हमने आपको बताया कि 225 ग्राम मिलता है। इसका मतलब 225 मतलब लगभग 1 लीटर का रेट लगभग 400 रुपए के आसपास है। सोच रहे हैं ना, 400 रुपया किलो ये ब्यूटेन गैस मिल रही है। और जो एलपीजी गैस आप लेंगे 100 रुपया में 1 किलो मिल जाएगी। तो अगर आपकी स्थिर दुकान है तो एक सिलेंडर रखिए, एक बड़ा बेल्डिंग रखिए, बेल्डिंग करते रहिए, हमेशा बढ़िया काम करेगा। छोटा वाला थोड़ी सी महंगा पड़ जाता है, इसीलिए आप बड़ा वाला बेल्डिंग गन भी रख सकते हैं अगर आपके पास। लेकिन आप चाहे तो छोटे वाले से भी पूरा काम कर सकते हैं। एक समस्या होती है, इसमें गैस रिफिल नहीं होती। आप इसके गैस को इसमें भर लें, ऐसा नहीं होता। अभी वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन वो सक्सेस नहीं है या कुल मिला के है ही नहीं। तो इस प्रकार से इसमें गैस दोबारा नहीं भरा जा सकता और इसको यूज करके फेंक दिया जाता है, दूसरा फिर से खरीद के लाया जाता है। अच्छा, ये हो गया हमारा देखिए बड़ा बेल्डिंग गन। इसका ये रेगुलेटर, इसको हम बोलते हैं रेगुलेटर, मतलब इसको घुमा करके ऑन ऑफ करने वाला। चलिए इसके दौरान हम करते हैं क्या, पाइप को बेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, पाइप को हम कोई जोड़ करके देखते हैं कि अभी हमने एक पाइप को यहाँ पे फ्लेयर बनाया था, एक फ्लेयर बनाया था, कहाँ गया वो पाइप, ये वाली पाइप है, ये वाली पाइप नहीं है। यहाँ पे एक पाइप हमारी और थी, तो ये पाइप थी, शायद हमने इसी को पिंच कर दिया। देखिए ये वाली पाइप थी, इसी को हमने पिंच कर दिया। तो चलिए हम इसको फिर से बना लेते हैं, ट्यूब कटर से इसको हम काट देते हैं। और इसी पाइप को हमने वो स्वांगी टूल के द्वारा इसके भीतरी व्यास को बढ़ाया था ना, इसलिए अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम फिर से ट्यूब कटर से देखिए इस प्रकार से काट लेंगे, लगा करके ट्यूब कटर से हमने काट दिया। और इसको हम फ्लेयर बना लेंगे, किसी एक को बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी को बना लेते हैं, ये जो सीधा वाला पॉइंट है। फ्लेयर कैसे बनाते हैं, इसमें ये हमारा क्या है, इसका नाम ब्लॉक। ब्लॉक में पाइप को लगाएंगे, लॉक करेंगे, जिस साइज की पाइप है उसी साइज में लगाएंगे। 1/4 की पाइप है, 1/4 वाले में लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे दोनों तरफ से। और टाइट दोनों तरफ से करने के बाद क्या करेंगे, कौन सा टूल्स लेंगे, स्वांगी टूल, जो सुम्मे के आकार का बना होता है, ये वाला हमारा स्वांगी टूल। इसको बीच में ऐसे डालना है और ये प्लायर के द्वारा इस पर ठोकना है। यहाँ पे एक बार ठोका हमने, पहला वाला व्यास पूरा चला गया। उसके बाद फिर से ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे हम थोड़ा थोड़ा ठोक करके फिर इसको निकाल के देख लिया करेंगे। बार बार इसको लगातार नहीं ठोकना है, बार बार ठोकने, लगातार ठोकने से क्या होगा, ये पाइप के फटने की संभावना होती है, पाइप फट सकती है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको ठोक लेते हैं और ये दूसरा पार्ट भी इसमें ठोक लिया हमने। ये फ्लेयरिंग टूल का काम हो गया, फ्लेयर बन चुका है। इसको हम यहाँ से हटा करके इसको पाइप को निकाल लेते हैं, इधर से भी ढीला कर लें तब निकलेगा।
यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। अब एक पाइप ये हो गई, ये दूसरी पाइप है, कोई भी पाइप को हम जोड़ सकते हैं। चलिए इसी को जोड़ देते हैं, यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। अच्छा यहाँ से देखिए वेल्डिंग करेंगे हम इस प्रकार से। ये अभी इसके अंदर जा नहीं रहा है, सही से देखते हैं ये वाला क्या उससे पतला है क्या, उसके ब्याज से थोड़ा सा कम है। देखिए ये वाला आसानी से चला गया। तो हमें क्या करना है, अब इसी को वेल्डिंग करना है, इसी को हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग हम कैसे करेंगे, देखिए वेल्डिंग करने के लिए हमें ब्रिजिंग राड की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो राड है हमारा, ये ब्रिजिंग राड है। ब्रिजिंग राड का मतलब समझ रहे हैं, ये वेल्डिंग करने के लिए जिस राड का हम यूज करते हैं उसे हम ब्रिजिंग राड के नाम से जानते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। ये हार्ड होता है, कठोर होता है, और ये मुड़ता नहीं है, मोड़ेंगे ना तो ये खट से टूट के अलग हो जाएगा। ये बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। तो ये होता है हमारा ब्रिजिंग राड। चलिए हम इसको वेल्डिंग करके दिखाते हैं। देख रहे हैं लोहा का टीन बना हुआ है ना, ये छोटे वाले वेल्डिंग गन के साथ हम यूज करते हैं। बड़े वाले के साथ अगर यूज करना है तो हमें अलग से टीना का लोहा लेना पड़ता है, और पाइप को जोड़ने के लिए पीछे से लगाते हैं, बीच में पाइप को जोड़ते हैं ताकि इसकी जो आग है वो पीछे ना जाए। अभी हम जोड़ते समय आपको बताते हैं। और अगर इसको हमें लगाना होता है तो इस प्रकार से हम लगाते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, और पाइप को अभी जोड़ना है। माचिस की आवश्यकता है, बंद करिए। दिखाते हैं, ये देखिए हमारा ब्यूटेन गैस है। देखिए ब्यूटेन गैस है, ये रेड कलर वाली थोड़ी सस्ती भी आती है। यहाँ पे देखिए नया है ये, इसको हम कवर को खोल देते हैं। ये इसमें ढक्कन था, इसको हमने अलग कर दिया। इसको यहाँ पे लगाना है, ये छोटे वाले वेल्डिंग गन का हम यूज करके दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पे ऐसे लगाना है और इसको घुमा लेना है, ये लग गया हमारा वेल्डिंग गन। और देखिए ये पाइप हमने जो इसको हमने स्वांगी टूल से इसके ब्यास को बढ़ा करके, ये देखिए ये थोड़ा ढीला हो रहा है, इसको हमने अभी खोल के आपको दिखाया था ना, इसलिए। और इसको हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। देखिए इस प्रकार से हम वेल्डिंग कर सकते हैं, इसको ऐसे हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, ये लोहा देखिए पीछे की साइड में ऑटोमेटिक लगा हुआ है। इससे क्या होगा, जो आग इसमें से जलेगी, हम पहले आपको आग जला करके दिखा देते हैं बाहर से ही। इसको बेसिक सा जला देते हैं, देखिए कैसे। चलिए प्लेट को भी हटा करके हम जला के दिखा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे माचिस जलाया, और यहाँ का जो इसका हैंडल है वहाँ से चालू किया। देखिए ये अगर एकाएक झटके से खुल जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे फूंक दिया हो किसी ने, तुरंत बंद हो जाता है। तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके खोलना चाहिए, ये झटके से नहीं खुलना चाहिए। देखिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अगर खोलते हैं तो भी देखिए ये माचिस की तिल्ली क्या हुआ, बंद हो गया, चालू हो गया, देखिए जल रहा है। तो ये इस प्रकार से देखिए जल रहा है। और देखिए कलर थोड़ा सा इसका ब्लू कलर में आपको डार्क में दिख रहा होगा। ये जो है ना, ये अच्छा जल रहा है, प्रेशर के साथ जल रहा है, काफ़ी बेहतरीन। तो हमें क्या करना है, इसको देखिए इस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं, ये इस प्रकार से जलता है। इसको अगर उल्टा करते हैं ना तो ये रिएक्शन भी करता है। इसको अभी उल्टा करेंगे आप तो इसका देखिए जलने का कभी कभी देख रहे हैं, ऐसे मतलब आग लगने के चांस होते हैं। मतलब ऐसा उल्टा करने से गैस नीचे आती है, मतलब समझ रहे हैं। ऊपर करने से आपको समझाते हैं, ये जब हम इसको ऐसे ऊपर की साइड में है तो क्या हुआ, बढ़िया जो गैस है, जो ब्यूटेन गैस है, वो हमारी निकल के आसानी से जाती है। लेकिन जब हम इसको पलट देते हैं ना तो इसके अंदर हवा मिक्स होके जाने लगती है, तो इसलिए वो उल्टा जलता है, मतलब ऐसे आग भभकने के जैसा जलता है। तो आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से जलाने के लिए देखिए हम यहाँ नॉर्मल सीधा ही जलाना चाहिए। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये इसका लोहे वाला प्लेट, और ये हमारी ये देखिए कॉपर की पाइप जिसको हमें वेल्डिंग करना है। और ये हमारा है इसका वेल्डिंग गन, इसको हम हटा देते हैं ये वाला पॉइंट। और ये हमारा इसका है वेल्डिंग गन। और इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर चलिए इसको माचिस को, तिल्ली को ऑन करते हैं, जलाते हैं, और यहाँ पर से हम इसको वेल्डिंग करेंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिए ये वेल्डिंग नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ये पहले से वेल्डिंग है। देख सकते हैं, इसको हम निकाल के दिखाते हैं। ये इसमें डाले क्यों है, किस लिए हमने डाला था, ताकि इसको हम अभी फ्लेयर बनाए हैं तो इसको डाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, एक लगा करके, और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली से इसको जलाते हैं, ऑन करते हैं, इसको चालू करते हैं। देखिए ये माचिस की तिल्ली भी नमी में आ गई है थोड़ा सा, तो इसको हम दूसरी जलाते हैं। देखिए ये भी टूटा हुआ तिल्ली है, कोई बात नहीं है, ये जल जाए बस। यहाँ से हम थोड़ा सा ऑन करते हैं धीरे धीरे करके, झटके में अगर ऑन हो गया गलती से तो फिर क्या होगा, ये देखिए इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसको वेल्डिंग करना है। देखिए ये काउंटर में जो जलने के डर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको यहाँ पे रख देते हैं, इस पर रख देते हैं। और रखने के बाद ये हमारे पास देखिए ब्रिजिंग राड है। इस राड से देखिए पाइप जब लाल हो जाए ना, ये रेड कलर में हो जाए, तो हमें क्या करना है, ब्रिजिंग राड को भी गर्म करना है, ये पिघलने लगेगा, और इसको इस पर लगा देना है। देखिए इस प्रकार केवल ऊपर लगाएंगे तो ये नीचे की साइड में ऑटोमेटिक पिघल के चला जाएगा। आपको क्या करना है, केवल ऊपर की साइड में लगाएंगे तो नीचे की साइड में ऑटोमेटिक पिघल के चला जाएगा। देखिए ब्रिजिंग राड बहुत कम ही लगाना चाहिए, कम से कम। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाया तो ये नीचे की साइड में भी है, लेकिन देखिए ऊपर की साइड में जुड़ा बहुत अच्छा है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं और अपने प्लायर के द्वारा इसको पकड़ना चाहिए। देखिए तुरंत इसको टच करेंगे, पाइप दूर तक गर्म होती है। ये देखिए, तो ये जो हमारा देखिए कॉपर की पाइप जो है, देखिए बढ़िया तरीके से वेल्डिंग हो चुकी है, जुड़ चुकी है। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये क्या है, ये ब्रिजिंग राड पिघल के यहाँ पे आ गया है। ब्रिजिंग राड पिघल के आ गया मतलब ज़्यादा लग गया, लेकिन पाइप जहाँ पे जुड़ी है देखिए सटीक जुड़ी है, अच्छी जुड़ी है, बढ़िया जुड़ी है। मतलब इस प्रकार से हम पाइप को वेल्डिंग कर सकते हैं। और वेल्डिंग करने के बाद अगर हमें इसे खोलने की जरूरत पड़े तो इसी तरह से वेल्डिंग गन से हम फिर से गर्म करके इसको खोल के अलग भी कर सकते हैं। मतलब इसको मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 मिनट में हम इसको आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं किसी
किसी पाइप को। लेकिन ये सिर्फ कॉपर वेल्डिंग है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं चले घरे मोटरसाइकिल का कोई रिंग टूटा है तो जोड़ लें, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ कॉपर वेल्डिंग है, बिल्कुल आसान तरीके से। अपने पास ये ब्रिजिंग राड होता है, देख रहे हैं ब्रिजिंग राड गर्म है, उल्टा साइड में हमने पकड़ लिया। ब्रिजिंग राड जो है ना ये मार्केट में 15-20 रुपए का मिल जाता है, ज्यादा लेने पे ये किलो के भाव मिलता है। तो ये ब्रिजिंग राड हो गया हमारा। और किस प्रकार से वेल्डिंग गन से हम इसको जोड़ते हैं आपने ये समझ लिया। ब्रिजिंग राड हमारा कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, जिस गैस का यूज इसमें सिलेंडर में किया जाता है इसका ब्यूटेन नाम है। अगर हम बड़े वाले सिलेंडर के साथ करते हैं तो उसमें एलपीजी गैस होती है, एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा वेल्डिंग गन। अच्छा, वेल्डिंग गन के बाद अगला टूल्स हमारा देखिए उसमें क्या है, ये सिलेंडर वाल्व हो गया हमारा। अच्छा, वाइस टू वेल्डिंग गन के बाद है डिजिटल मल्टीमीटर। ये है डिजिटल मल्टीमीटर। ये क्या है देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का यूज हम नॉर्मली करते हैं और बहुत सारी जगहों पे करते हैं, चाहे वो हाउस वायरिंग हो, चाहे वो मोटर बाइंडिंग हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, हर जगह करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रयोग इसमें देखिए, ये ढेर सारी पॉइंट दिख रहा है ना आपको, कई इसमें ये ढेर सारा कि ऑन करने में भी कंफ्यूजन रहते हैं। तो इसमें 2 या 3 पॉइंटों का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये जो दोनों वायर लगे हुए हैं देखिए, सबसे निचले सिरे में लगे हुए हैं, ऊपर का एक सिरा खाली है। ऊपर का सिरा हम एम्पियर चेक करने के लिए या फिर छोटे छोटे पार्टों को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बाकी हमें जो एसी फ्रिज में जरूरत, हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। पहली बात हो गया। अच्छा, दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि इसको ऑन कहां करना है। देखिए इसमें 2 टॉपिक है, 2 पॉइंट है। एक साइड में देखेंगे ना, इसमें यहां पे लिखा है वी मतलब बोल्ट, और इधर दूसरी साइड में भी देखेंगे तो यहां पे लिखा है वी मतलब बोल्ट। लेकिन वी के आगे इधर देखेंगे एक सीधी लाइन है और लाइन के नीचे ऐसे डॉट डॉट करके सीधा है। और लेकिन ये वी के आगे जो सीधी लाइन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहां डीसी करंट की बात हो रही है। डीसी का मतलब जो बैटरी की पावर है, प्लस माइनस की बात है। यानी बैटरी का बोल्ट अगर चेक करना है तो यहां से यहां तक हम बैटरी का बोल्ट चेक करते हैं। और अगर हमें लाइट का, खंबे वाली लाइट का बोल्ट चेक करना है तो यहां से यहां तक हम खंबे वाली लाइट का बोल्ट चेक करते हैं। बोल्ट के आगे ये लहराते हुए है ना, तो जो हमारी लाइट होती है, एसी करंट होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में 50 से 60 बार आती जाती, आती और आने और जाने की क्रिया को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका जो रेखा है, इसका जो सिंबल है वो ऐसे लहराते हुए है, यानी इसको हम सरल रेखा में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो यहाँ एसी करंट का बोल्ट चेक करना है तो हम इसको चेक करते हैं। जैसे हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये जैसे हमारे यहाँ लाइट आ रही है ना, आपने, ये हमारा बोर्ड है, देखिए कहाँ वायर फंस रहा है, ये हमारा बोर्ड है। और इस बोर्ड में हम अगर आपको अभी दिखाएं कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, देखिए ये हमारा बोर्ड है, इसमें कितनी लाइट आ रही है, तो ये बोल्ट पे हम चेक करेंगे। अच्छा, ये बोल्ट पे ऑन करने के बाद यहाँ पे लिखा है पहले पे 750 वोल्ट और दूसरे पे लिखा है 200 वोल्ट। तो अगर आपको लगता है कि लाइट 200 वोल्ट के अंदर ही है तो 200 वोल्ट पे रखिए, लेकिन 750 के अंदर हो सकती है तो 750 पे रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट आती है 220 वोल्ट के करीब आती है, यानी 200 वोल्ट से ऊपर ही आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 750 वाले पे रखकर चेक करते हैं। देखिए 750 वाले पे हमने ऑन किया, ये 00 पॉइंटर है, इसको हम क्या करेंगे, बोल्ट में सीधा सप्लाई में लगाएंगे। ये हमारा बोर्ड है ना, ये देखिए इसका ये तार है ना, इसको सीधा लगाएंगे, मतलब सीधे एसी सप्लाई देकर के इसको चालू करना है, लगाना है। तो अभी आप इसमें देखेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 196, 97, 191, यानी कि इस समय लाइट जो हमारी है वो थोड़ी कम आ रही है। 194, 95, 96 देख रहे हैं ना, इतनी वोल्ट लाइट आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल्ट है। और देखिए ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों वायर को हमें लगाना है, हाँ प्लस माइनस कोई में लग जाए कोई बात नहीं है। तो ये दोनों वायर है, यहाँ पे तो हम वोल्टेज चेक करते हैं। अच्छा, बोल्ट के अलावा इसके बाद हम यहाँ पे देखें एम्पियर वगैरह चेक करते हैं। एम्पियर का यूज हम आगे बताएंगे कभी, और एम्पियर का यूज हम इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक करने में बहुत सारा रिस्क रहता है, ये खराब भी हो जाता है जल्दी से। और सबसे नीचे, इसको उल्टा हम घुमा दिए, सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले यहाँ एक स्पीकर का सिंबल होता है। सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले यहाँ एक स्पीकर का सिंबल होता है, यहाँ पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी। और इस मल्टीमीटर का यूज हम सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ही करते हैं। केवल मतलब समझिए कि केवल कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ही करते हैं। यहां पे देखिए हम ऑन करके अगर इसके दोनों तारों को टच कराते हैं तो इससे वीप की आवाज आती है, ऐसे टी की आवाज आती है। और ये जो आवाज है ना, ये सिर्फ एक ही जगह आती है और कहीं नहीं आती है। सिर्फ एक जगह ये आवाज आती है और कहीं नहीं आती है। मतलब समझ गए ना, ये जो वीप की आवाज है, ये आवाज सिर्फ एक जगह आती है और जहां आवाज आई समझिए वही कंटिन्यूटी पॉइंट है, वहीं से हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इसका यूज हम अधिकतम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए या वोल्ट चेक करने के लिए हम करते हैं। और बाकी एम्पियर वगैरह चेक करने के लिए फिर हम अपना दूसरा मल्टीमीटर यूज करते हैं। थोड़ा सा फैन को चालू कर देते हैं। तो यहां पे देखिए हमारा ये हो गया डिजिटल मल्टीमीटर। और डिजिटल मल्टीमीटर के बाद अगला जो हमारा पार्ट है, डिजिटल मल्टीमीटर के बाद है सिलेंडर वाल्व।
अब देखिए सिलेंडर वाल्व यहाँ पे हमारा था, देखिए एक सिलेंडर वाल्व ये भी है और भी सिलेंडर वाल्व थे। हाँ ये सिलेंडर वाल्व नहीं, ये एक देखिए ये सिलेंडर वाल्व, ये वाल्व आपको दिखा दें। हमने आपको ये बड़े वाले वेल्डिंग गन को यूज करना बताया कि आप इसका यूज कर सकते हैं अपने घर में, दुकान में, शॉप पे और स्थिर जगह पे। लेकिन ये जो वाल्व है ना, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना, ये बड़ा वाला सिलेंडर, इसको उठा के थोड़ा इधर करते हैं, तो ये जो बड़ा वाला सिलेंडर इस पर डायरेक्टली तो लग नहीं जाएगा ये वाल्व। तो इसमें इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा एक वाल्व है सिलेंडर वाल्व, इसको लगाना पड़ता है। इसको लगा करके ऐसे, मतलब समझिए जिसको रेगुलेटर के नाम से लोग जानते हैं, ऐसा लगा लेंगे और उसके बाद आप इसको लगाएंगे तो ये अब ये इसमें लगेगा आसानी से। तो ये एक, इसको भी हम सिलेंडर वाल्व के ही नाम से जानते हैं, समझ गए ना। ये हमारा सिलेंडर वाल्व होता है, ये जो बड़े वाले सिलेंडर में यूज किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए हमारा एक और सिलेंडर वाल्व है, ये हमारा सिलेंडर वाल्व है। ये जो हमारा, ये देखिए इसमें सिलेंडर वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है, ये गैस के साथ लगने वाला सिलेंडर वाल्व है, देख रहे हैं ना, ये गैस के साथ लगने वाला सिलेंडर वाल्व है। देखिए इसका ये सब मोटे पिन का है, पतली पिन का भी हमारे पास होता है, वहाँ पे अभी रखा हुआ है। तो अभी देखिए ये ऐसा मतलब होता है इसमें सिलेंडर वाल्व में होता क्या, देखिए एसी फ्रिज में जब हम गैस चार्ज करने जाते हैं ना, तो हम सिलेंडर वाल्व का यूज करते हैं। इसको हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ से हम ऐसे ढीला और कम करते हैं, मतलब समझ रहे, हाई वाला वाल्व देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो रेड कलर वाला इस पे नहीं है, इस पे भी था, ऐसा नहीं कि मैं समझिएगा कि ऐसा ही था, इस पे भी था, ये गिर गया है, कहीं पे निकल गया इसमें से, तो ये निकाल करके भी हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ से खोलेंगे, बंद करेंगे, टाइट करेंगे, हवा निकलेगी, और ढीला करेंगे, हवा निकलना बंद हो जाएगी, मतलब जाएगी पिन, दबाएगी तो हवा निकलेगी, ऐसा ये काम करता है। यानी सिलेंडर पे लगने वाला वाल्व सिलेंडर वाल्व कहलाता है। क्लियर है, सिलेंडर पे लगने वाला वाल्व सिलेंडर वाल्व कहलाता है। सिलेंडर वाल्व के बाद देखिए हमारा क्या, एलपीजी गैस सिलेंडर, मतलब भाई बड़ा वाला सिलेंडर समझ ही रहे हैं, और बड़ा वाले सिलेंडर के बाद अगला पार्ट हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, सॉरी ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन क्या होता है, ये ड्रिल मशीन कहीं दीवार में सुराख बनाने के लिए यूज करते हैं ना, हाउस वायरिंग वाले भी यूज करते हैं, एसी को कहीं फिटिंग करना है तो भी हमें ड्रिल मशीन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ड्रिल मशीन मतलब कहीं पे सुराख बनाना है, छेद बनाना है, तो वहां पे हम ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, ये होता है हमारा ड्रिल मशीन। अच्छा, ड्रिल मशीन के बाद क्या है, एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर, ये हमारा एयर ब्लोअर, मतलब ये क्या करता है, हवा मारता है, बड़ी तेज गति से हवा फेंकता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, कहीं पे कोई धूल मिट्टी है, एसी फ्रिज का सर्विसिंग वगैरह करते समय इसका हम एयर ब्लोअर का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा ये बोर्ड है, यहाँ पे हम इसको पावर दे देते हैं सीधा सीधा, ठीक है, पावर दे दिए, और यहाँ पे इसमें बटन होती है अंदर साइड में, 600-700 रुपये मार्केट में आता है। इसको हम ऐसे दबाएंगे, ये बड़ी तेज गति से हवा देता है, बड़ी तेज गति, देख रहे हैं गर्मी कितनी हो रही है, इससे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हवा देता है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही तेज गति से हवा देता है। और एयर ब्लोअर का यूज मतलब एसी फ्रिज में जब धूल मिट्टी हो जाती है, ऐसे मार करके ऐसे मार के सब साफ करते हैं। कोई हल्की चीज़ मारेंगे तो पता चला उड़ ही जाएगा, देख रहे हैं इधर से बहुत ही हवा देता है, ये ज़बरदस्त हवा देता है। तो ये एयर ब्लोअर है, और एयर ब्लोअर का कार्य क्या होता है कि कहीं पर सर्विसिंग करते समय हम इसका भी यूज करते हैं, मिस्त्री को इसको भी रखना चाहिए। और एयर ब्लोअर के अलावा देखते हैं उसमें हमारा क्या है, एयर ब्लोअर के बाद है सर्विस वाल्व है, ब्रीजिंग रॉड है, यूनियन है। अच्छा, सर्विस वाल्व क्या होता है, ये देखिए सिलेंडर वाल्व देख रहे हैं ना, सिलेंडर वाल्व के दोनों सिरों का व्यास, मतलब भाई दोनों, इस साइड का आप देख रहे हैं, इधर दूसरा तरफ का बना हुआ है और दूसरी साइड में दूसरी तरह का बना हुआ है, दोनों तरफ एक जैसा नहीं ना है, लेकिन जो सर्विस वाल्व होता है उसका दोनों तरफ एक ही जैसा होता है। और बड़ी बात तो ये बताएं, सर्विस वाल्व का जमाना ही खत्म हो गया। ये एक एनआरवी वाल्व आया ना, एनआरवी वाल्व जब से ये आया, ये पिचिंग प्लेयर का काम पहली बात तो खत्म कर दिया, दूसरी बात अपने ये सर्विस वाल्व का काम भी खत्म कर दिया, यानी कि दो चीजों का काम अकेले हटा दिया। ये क्या है, हमारा एनआरवी वाल्व है, इसको अभी समझना बाकी, अभी नंबर में आगे आएगा। तो जो सर्विस वाल्व होता है हमारा, वो इसी सिलेंडर वाल्व के जैसा ही होता है, लेकिन उसके दोनों सिरों का व्यास एक समान होता है और सिलेंडर वाल्व के दोनों सिरों का व्यास असमान होता है, मतलब अलग अलग होता है। ये होगा हमारा सिलेंडर वाल्व और सर्विस वाल्व। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, ब्रीजिंग राड है। ये ब्रीजिंग राड समझते हैं ना, वेल्डिंग करने वाला राड, जिससे हमने अभी वेल्डिंग करके आपको दिखाया। ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, आग के संपर्क में आने से बहुत ही जल्द पानी का रूप धारण कर लेता है, मतलब पिघलने लगता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रीजिंग राड। ये ब्रीजिंग राड क्या कार्य करता है, पिघलता है, मतलब इसको हम वेल्डिंग करते हैं, कॉपर की पाइप को जोड़ने के लिए हम ब्रीजिंग राड का यूज करते हैं। जैसे हर चीज वेल्डिंग करने के लिए हम कहीं पे तिल्ली, कहीं अलग अलग राड यूज करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे क्या राड करते हैं, ब्रीजिंग राड का यूज करते हैं। ब्रीजिंग राड के बाद एक पार्ट है यूनियन। यूनियन बैंक का नाम सुने होंगे ना आपने, यूनियन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से या एक रबड़ और एक कॉपर की पाइप को अगर आपस में जोड़ना हो तो वहां पे हम यूनियन का यूज करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास, देखिए ये कॉपर की पाइप है, ये रबड़ की पाइप है, इस पाइप को कहीं जोड़ना है, जैसे ये कॉपर की पाइप है, ये कॉपर की पाइप है और ये रबड़ की पाइप है, इसको तो हम यहाँ पे जोड़ ही सकते हैं, आसानी से जोड़ देंगे ना, ये जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली कॉपर की पाइप है, ये वाली, क्योंकि इसमें देखिए ये वाली कॉपर की पाइप और ये वाली पाइप, इसको हम जोड़ सकते हैं एक में, नहीं ना जोड़ सकते, कैसे जोड़ेंगे, ये जाएगा क्या है, एक दूसरे में नहीं जाएगा। तो ये है यूनियन। यूनियन क्या होता है, इसके दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती है, अंदर से सुराख तो इसमें भी होता है, अंदर से सुराख इसमें भी होता है, इसके दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती है। तो एक तरफ क्या करना है आपको, रबड़ की पाइप टाइट कर लेना है
और दूसरी तरफ क्या करना है, कॉपर की पाइप को ऐसे फ्लेयर नट लगा करके टाइट कर लेना है। तो देखेंगे कि यहाँ पे रबड़ और कॉपर की पाइप जुड़ चुकी है, देख रहे हैं ना। अब ये गैस भी लीक नहीं करेगी, बढ़िया जुड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं लीक कर जाएगी। तो यूनियन मतलब जैसे प्लम्बर वाले भी यूज करते हैं सॉकेट के रूप में ना, वैसे यूनियन का मतलब होता है दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम यूनियन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला यूनियन है, देख रहे हैं, इस प्रकार से हम यूनियन का यूज करते हैं। दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम यूनियन का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा यूनियन। यूनियन के बाद अगला हमारा है फ्लेयर नट। ये वाला नट, ये नट को भी आपने देखा ना, फ्लेयर नट, जब हम पाइप में फ्लेयर बना लेते हैं, ये वाला फ्लेयर बना करके हमने इस नट को लगाया, देख रहे हैं। अब ये नट इसमें से निकलता नहीं, पीछे की साइड से पतला होता है, आगे की साइड से चौड़ा होता है, अंदर की साइड में चूड़ियाँ होती है, रिंच भी इसमें लग जाता है, और हर साइज के ये उपलब्ध होता है मार्केट में, कोई एक साइज नहीं। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारा, ये है हमारा फ्लेयरिंग नट। फ्लेयरिंग नट हो गया हमारा। अच्छा, फ्लेयरिंग नट के बाद इसमें क्या हमारा रेफ्रिजरेंट, मतलब ये गैसों की बात हो गई। गैस क्या होता है, देखिए R134, ये जो R134 देख रहे हैं ना, R134A, आर का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, गैस। देखिए, रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है गैस, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है ठंडा करने वाली मशीन। जब भी कहीं नई फ्रिज खरीद के जाती होगी, आपने अगर देखा होगा, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है ठंडा करने वाली मशीन उसमें, लेकिन रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, ठंडा करने वाली गैस। तो ये आर का मतलब रेफ्रिजरेंट, 134 इसका नंबर, और ए इसका नंबर है, R134A। ये फ्रिज में प्रयोग होने वाली गैस है, फ्रिज में लगती है हमारी, और ये वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में, और ये कार एसी में, इन सब में हमारी R134A ही गैस भरी जाती है। इसके अलावा अगर हम गैसों की बात करें तो दिखाते हैं आपको, देखिए ये देखिए, ये भी R134 का ही कहना है। अच्छा देखिए, ये वाला हमारा R22 देख रहे हैं, R22 मतलब फ्रियान 22, इसको हम फ्रियान गैस के नाम से बोलते हैं। फ्लोरोन इसमें लिखा है ना, ये फ्लोरोन कंपनी का नाम है। और ये वाली देखिए, ये वाली गैस देख रहे हैं R134, ये गोदरेज कंपनी का है, ये गोदरेज कंपनी का नाम होता है। तो ये जो फ्लोरोन है ना, फ्लोरोन मतलब फ्रियान मत समझिए, ये फ्लोरोन कंपनी है। तो ये जो गैस है, लेकिन इसको फ्रियान गैस बोलते हैं, फ्रियान, फ्लोरोन नहीं, फ्रियान। फ्रियान गैस है, 22 नंबर की गैस है ये वाली हमारी, ठीक है। रेफ्रिजरेंट फॉर एयर कंडीशनर यूनिट इस पे लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेंट फॉर एयर कंडीशनर यूनिट, यानी इस गैस का प्रयोग एसी में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली गैस हो गई हमारी R22 मतलब एसी में प्रयोग होने वाली। रेफ्रिजरेंट, देखिए रेफ्रिजरेंट के बाद एक और पॉट, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर भी होता है। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर क्या होता है, मतलब ये जो गैस है ना, हम ऐसे कैन में खरीद के लाते हैं, देख रहे हैं 450 ग्राम मिलता है, रेट लगभग 450 रुपए का। अब 450 रुपए में 450 ग्राम, मतलब समझ गए ना, 450 में यार 300 में 400 में 450 ग्राम मिल रहा है, तो महंगा पड़ रहा है ना। तो क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे बड़का सिलेंडर है ना, ऐसे ही इस गैस के लिए भी सिलेंडर आता है, बड़ा सा सिलेंडर 2 लीटर वाला ले लेते हैं, और उसको लेके जाइए, उसमें से गैस भरवा के ले आइए और अपना यूज करिए। मतलब समझ गए ना, बड़ा सा, मतलब ज्यादा, जैसे आपको सरसों का तेल खरीदना, पहले सीसी लेके लोग चले जाते थे, तो उसमें लेके आते थे। अब तो नया नया आ गया ना, उसमें सीसी में भरा हुआ, मतलब ये कैन समझिए अब आ गया। पहले उसमें भी ऐसे ही आता था कि आपको कैन खरीद, वो उसका सिलेंडर खरीद के रखना पड़ता था, जाइए अच्छा 2 लीटर भैया R134 दे दीजिए, तो R134 भरवा के लाते थे, R22 भरवा के लाते थे, मतलब वो भरवा के भी ला सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, यानी कि रेफ्रिजरेंट यानी ठंडा करने वाली जो गैस है, वो जिस सिलेंडर में रखी जाती है उसे हम रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। अगला पार्ट इसमें हमारा बोल्ट मीटर है, फ्लक्स पाउडर। अच्छा, बोल्ट मीटर क्या होता है, ये बताता है ना कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। अब ये वोल्ट मीटर तो हमारा मल्टीमीटर भी बता देगा ना, उसके भी जरिए भी तो हम चेक कर लेंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 200 वोल्ट आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट आ रही है। हमारी एसी तभी तो चलेगी ना, फ्रिज तभी तो चलेगी ना, जब सही वोल्ट आए, जितने वोल्ट की हमें जरूरत है उतनी वोल्ट अगर लाइट आएगी तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा वोल्ट मीटर है, जो बताएगा कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, तभी हमारी एसी चलेगी। अच्छा, वोल्ट मीटर के बाद है फ्लक्स पाउडर। देखिए एक पाउडर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये फ्लक्स पाउडर देख रहे हैं, 10 रुपए की ये डिबिया आती है, इतनी बड़ी डिबिया है ना, ये इस पे लिखा भी है फ्लक्स, FLUX, देखेंगे FLUX मतलब फ्लक्स। ये जो पाउडर है ये फ्लक्स पाउडर है। ये फ्लक्स पाउडर का यूज कब करते हैं, अभी हमने आपको वेल्डिंग करके एक पाइप को दिखाया, ये पाइप दोनों कापर की थी, आसानी से वेल्डिंग हो गई। फ्रिज में, फ्रिज के पीछे देखे होंगे एक लोहे की जाली बनी होती है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसर। वो जो लोहे की जाली है उसमें कापर की पाइप को जोड़ना पड़ता है। तो जब एक पाइप लोहे की और एक पाइप कापर की हो और उन दोनों को वेल्डिंग करना हो, तो ये आसानी से नहीं वेल्डिंग होती, जैसे हमने यहाँ पे ब्रिजिंग रॉड से वेल्डिंग किया। इसको वेल्डिंग करने के लिए हमें फ्लक्स पाउडर की यूज करता है।
फ्लक्स पाउडर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फ्लक्स पाउडर अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे जैसे मान लीजिए जब हम सोल्डिंग करते हैं घर में, कहीं रेडियो में, तार में, टीवी वीवी में जो सोल्डिंग रांगा नहीं करते हैं, तो सोल्डिंग करते समय हमारे पास सोल्डर होता है। सोल्डर मतलब समझ लीजिए इसमें हमारा हो गया वेल्डिंग गन। सोल्डर का मतलब इसमें हो गया हमारा वेल्डिंग गन, ये हमारा हो गया वेल्डिंग गन। अच्छा, सोल्डर के बाद आपको क्या जरूरत पड़ती है? एक रांगा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें रांगा हो गया हमारा ब्रिजिंग राडी, रांगा हो गया। अच्छा, सोल्डर और रांगा के अलावा एक चीज हमें और आवश्यकता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पेस्ट। वो लिक्विड होता है ना, उसमें जब हम सोल्डर रांगा को ऐसे सोल्डर को टच कराते हैं तो उसमें धुआं निकलता है। और अगर वो पेस्ट हम ना लगाएं तो क्या होगा कि जब हम इसको सोल्डिंग कहीं करते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारा रांगा होता है वो गोल गोल बन के इधर उधर गिरने लगता है। वही काम यहां होता है। अगर ये पाउडर, अगर एक पाइप लोहे की और एक पाइप कॉपर की है और आप इसको वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये जो ब्रिजिंग राड है ना, जब उसमें टच करवाएंगे ये गोल गोल बन के इधर उधर गिरेगा, स्थिर नहीं रहेगा, गोल गोल बन के इधर उधर गिरेगा और गिरेगा तो नुकसान करेगा, कुल मिला के चिपकेगा ही नहीं। तो वहां पे हम फ्लक्स पाउडर यूज करते हैं, थोड़ा सा नीचे गिरा लेते हैं और जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है, डुबो लेते हैं, तो ये क्या होता है, लभेर जाता है, इसमें लिपट जाता है, चिपक जाता है और फिर जहां चिपकाना हो आसानी से वहां चिपका लेते हैं। तो ये क्या हमारा है, ब्रिजिंग राड है और आसानी से ये हमारा फ्लक्स पाउडर है। और फ्लक्स पाउडर का यूज जब हम कॉपर और लोहे की पाइप को आपस में जोड़ते हैं तो हम फ्लक्स पाउडर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जिस प्रकार से सोल्डिंग करते समय हम पेस्ट का यूज करते हैं। हो गया हमारा ये फ्लक्स पाउडर। फ्लक्स पाउडर के बाद क्या है इसमें देखते हैं। फ्लक्स पाउडर के बाद हमारी चार्जिंग पाइप है, वर्कशॉप कंप्रेसर है। चार्जिंग पाइप समझ रहे ना, रबड़ वाली चार्जिंग पाइप है। देखिए एक पाइप यहाँ पे हम अलग वाली दिखाते हैं, ये चार्जिंग पाइप है, रबड़ की चार्जिंग पाइप है। जब हम ये कंपाउंड गेज अकेला आप खरीदेंगे ना तो ये 250 रुपये के आसपास मिलेगा। चार्जिंग पाइप ये अलग से लेनी पड़ेगी, 150 रुपये की ये मिलेगा। मैंने फोल्ड वाल्व खरीदेंगे 950 900 रुपये के आसपास मिलेगा। और इनके साथ ये तीनों चार्जिंग पाइप आपको ऐसे मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पार्ट नहीं मिलते, ये भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग हमारे यहाँ फोन करके पूछते हैं, सर आपके यहाँ ये सारे पार्ट मिल जाएंगे? कुछ नहीं मिलते हमारे यहाँ, सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर है, सिर्फ बनाना सिखाया जाता है। देखिए ये हमारी हो गई चार्जिंग पाइप, रबड़ की चार्जिंग पाइप है, दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं। गेज वगैरह में कहीं भी लगा करके टाइट करना है तो इसको हम लगा सकते हैं। ये हमारी होती है रबड़ की चार्जिंग पाइप। एसी फ्रिज में गैस चार्ज करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, उन सारे कामों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। लगता नहीं है, पार्ट नहीं है, टूल्स है हमारा। तो जब हम एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने जाएं तो चार्जिंग पाइप का होना हमारे पास बहुत ही जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये हो गया हमारा रबड़ की चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप में और आपको दिखाते हैं, देखिए ये पाइप का जो दोनों सिरों का व्यास है ना, दोनों सिरों का ये एक समान होता है। लेकिन इस पाइप के अंदर अगर देखेंगे, पाइपों के अंदर देखेंगे तो एक साइड के अंदर जो है ना, एक साइड के अंदर इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन एक साइड के अंदर एक पिन होती है, एक पिन होती है। तो जिधर ये पिन होती है ये आउटपुट होता है। आउटपुट भी ऐसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ऐसे नहीं, ये ऐसी साइड में लगाया जाता है जिधर एनआरबी लगाओ। मतलब भाई देख रहे हैं एनआरबी है, एनआरबी में कुछ यहाँ पे बीच में एक पिन होती है, जैसे हवा भरने वाली छुच्छी नहीं होती, तो वैसे ही पिन रहेगी। तो ये जाके उसको दबाएगा तब हवा क्रॉस कर पाएगी। तो ये इसको ध्यान में देना कि ये कौन सा किस दिशा में लगाना है। ये एक साइड में खाली होता है, एक साइड में पिन होती है, जिधर पिन होती है उधर पिन वाले के साइड में ही लगाना है, बस इतना ही ध्यान देना है। ये हो गया हमारा रबड़ की चार्जिंग पाइप। अच्छा, चार्जिंग पाइप के बाद हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। देखिए ये हमारा कंप्रेसर, ये वर्कशॉप कंप्रेसर क्या है, देखिए भारी होता है, 15 किलो के आसपास, 15 नहीं 7.5-8 किलो का है। फ्रिज का है तो 7-8 किलो का होता है। ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर है ना, ये फ्रिज से निकला हुआ कंप्रेसर है। जब किसी कारण से कभी फ्रिज में इसका प्रेशर कम हो जाता है, मतलब ये कम प्रेशर बना पाता है, तो कम प्रेशर बना पाता है, इसका नाम भी कंप्रेसर है, वर्कशॉप कंप्रेसर। जब ये कम प्रेशर बना पाता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको वर्कशॉप के रूप में यूज कर लेते हैं। वर्कशॉप हम कैसे बनाते हैं, एक पाइप को देखिए हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर लिया है और दो पाइपें देखिए यहाँ पे हमने एनआरबी लगाया हुआ है। देखिए इसके बीच में एनआरबी, ये है ना एनआरबी, ये जो नट लगा है ना, ये नट एनआरबी लगा हुआ है, देख रहे हैं भाई, अलग से नहीं लगता है, ये इसके साथ में मिलता है। इतनी बड़ी पाइप एनआरबी 30 रुपए की आती है, ये इतनी पाइप जो है ये 30 रुपए में आती है इस नट के सहित। ये एनआरबी लगा हुआ है। एक इसमें सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन, मतलब एक से ही हवा को खींचता है, दूसरी से हवा को फेंकता है, ये इसका काम है। ये वर्कशॉप कंप्रेसर है, फ्रिज से निकला हुआ कंप्रेसर। ये फ्रिज का एक पार्ट है, सबसे महंगा पार्ट है, लगभग 2500 रुपए का आता है। ये बिगड़ जाता है तो बनता भी नहीं। इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल में पढ़ेंगे, यही सब कुछ है, बहुत मेन पार्ट है, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी समझिए वर्कशॉप कंप्रेसर है, एसी फ्रिज में प्रेशर भरना, प्रेशर निकालना, इन सारी जगहों पर हम इसका यूज करते हैं वर्कशॉप कंप्रेसर का। अब देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर के बाद हमारे पास एक चीज और, ये है वैक्यूम पंप मोटर, इसको हम बोलते हैं। इसको अब सारे मिस्त्री लोग नहीं रखते। इसमें देखिए हम आपको बताएंगे, ये वैक्यूम पंप मोटर है। इसका कार्य क्या होता है, एसी फ्रिज की पाइपों में अंदर की हवा को बाहर खींचना है। वैक्यूम पंप मोटर, वैक्यूम करना मतलब खींचना। ये हवा को सिर्फ खींचता है, फेंकता नहीं। फेंकता तो ये यहीं से फेंक देता है बाहर, लेकिन वैक्यूम यहां से देखिए हवा को खींचता है। इसमें ये देख रहे हैं, यहां से वाल्व को खोलेंगे तो यहां से हवा को ये क्या करेगा, बड़ी तेज गति के साथ खींचता है। ये इसका वायर है ना, वायर को चलिए हम इसको लीड को लगाते हैं। इसमें हम कनेक्शन दे करके आपको चालू करके दिखाते हैं। स्विच को हम बंद कर लेते हैं, पावर को लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं, और देखिए चालू था ये। इसके चालू बंद करने के लिए साइड में यहाँ पे स्विच भी होती है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ स्विच भी होती है, यहाँ से ऑफ होना चाहिए, यहाँ से ऑन हो गया। देखिए ये तार बाहर निकल रहा है, देख रहे हैं, ऑफ ऑन,
देख रहे हैं, ये ऊपर से ऑन हो रहा है और ये जब चल रहा है ना, यहाँ से देखिए हवा को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। देखिए हवा को ये यहाँ से फेंक नहीं रहा, खींच रहा है। और हवा यहाँ से फेंकता है लेकिन ये धुएं की तरफ फेंकता है, यहाँ प्रेशर के साथ नहीं फेंकता है। देखिए यहाँ ये प्रेशर के साथ नहीं फेंकता, ऑयल वगैरह भी इसमें पड़ता है तो यहीं से पड़ता है। तो हवा को ये यहाँ से क्या करता है, खींचता है। मतलब ये वैक्यूम करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी एसी फ्रिज के अंदर की हवा को बाहर निकालने के लिए हम इस ये वैक्यूम पंप मोटर का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें लिखा भी होगा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रोटरी वैन, और क्या लिखा है, वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप मोटर, इस पर कुछ वार्निंग वगैरह लिखा है, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में डिटेल भी कुछ लिखा है इसमें, देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए। ये मोटर देखिए कितने का है, किस कंपनी का है, सब कुछ लिखा है इसमें, मॉडल नंबर क्या है इसका, और ये क्या 1.8 CFM, और इसके अलावा क्या लिखा है इसमें, 5 और 220 वोल्ट लिखा है, 50-60 हर्ट्ज पे काम करेगा, 1/4 HP का मोटर। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो ये हमारा वैक्यूम पंप मोटर है। अच्छा, ये जो काम करता है ना वर्कशॉप कंप्रेसर, ये हमारा उससे ज़्यादा काम करता है। ये सिर्फ हवा को निकाल सकता है, ये निकाल भी सकता है और भर भी सकता है, लेकिन ये थोड़ी धीरे धीरे करेगा, ये जल्दी करता है। एसी में करना है वैक्यूम तो इसका फायदा, लेकिन फ्रिज में करना तो आपके पास वर्कशॉप कंप्रेसर ही काफ़ी है। और ये वैक्यूम पंप मोटर में प्रेशर भरने वाला भी दे देता ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाते, लेकिन प्रेशर भरने वाला नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। सिर्फ वैक्यूम करने के लिए इसलिए लोग इसको ज़्यादा नहीं खरीदते। आपके पास वर्कशॉप कंप्रेसर सबसे बेस्ट है, कहीं फ्रिज से निकला हुआ मिल जाएगा आसानी से। मार्केट में ये खरीदने जाएंगे 3500 रुपए का मिलेगा, 2500 का तो नया कंप्रेसर मिल जाएगा 1 साल की गारंटी के साथ। तो ये हमारा वैक्यूम पंप मोटर, जो अंदर की हवा को, वैक्यूम को बाहर निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, वैक्यूम पंप के बाद क्या, हमारा वाल्व की। देखिए वाल्व की कोई जरूरत नहीं। वाल्व की क्या होता है, जैसे देखिए ये देख रहा है ना सिलेंडर वाल्व, अब इसके ऊपर हमें रेड वाला वो नहीं दिख रहा ना, इसका कवर। तो क्या होता है, एक वाल्व ऐसे आता है ना, ऐसे गिलास की तरह होता है, ऐसे लगा के ऐसे नट को खोल देते हैं। मतलब समझते हैं कैसा होगा, उसकी बनावट हम बताते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये एक राड है, ये राड ऐसे लगा दिया जाए और एक नट है, ये ऐसे डाल के ऐसे खोल दिया जाए, ये टी के आकार का। तो ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये वाल्व की। वाल्व की मतलब चाबी, और वाल्व को खोलने वाली चाबी को वाल्व की बोलते हैं। अगला टूल्स हमारा क्लैंप मीटर, महत्वपूर्ण है। क्लैंप मीटर देखिए हमारा, ये भी क्लैंप मीटर, ये भी क्लैंप मीटर, ये बड़ी साइज का क्लैंप मीटर है, और ये वाली जो दूसरी हमारी है, ये छोटी साइज का क्लैंप मीटर। देखिए ये दोनों हमारे क्या है, क्लैंप मीटर। इसको हम बोलते हैं डिजिटल क्लैंप मीटर। देखिए इस पर लिखा भी होगा यार, ये देखिए क्या लिखा है, डिजिटल क्लैंप मीटर। ये जो छोटा वाला है ना, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। डिजिटल क्लैंप मीटर बहुत जबरदस्त काम करता है। ये बड़ा वाला जो है ना, जितना काम करता है उतना काम ये भी करता है, छोटा वाला, और उससे मजबूत होता है। दूसरी बात, छोटा होता है, पॉकेट में रखिए, जहां मर्जी वो लेके चले जाइए आसानी से। मतलब ये छोटा होता है, समझ गया ना, और ये उतना ही काम कर देता है। एम्पियर बताता है, तार के ऊपर से बता देगा कोई मोटर कितना लोड ले रहा है। इसे चलाएंगे, चालू करेंगे, अब ये मोटर को चालू करेंगे, देखेंगे, बताएंगे ये कितना मोटर लोड ले रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि यहाँ लीड पे लगाएंगे तो नहीं बताएगा, नहीं, एक तार पे लगाना है। एक तार का मतलब समझ रहे हैं ना, या तो न्यूट्रल पे ही लगाइए या तो फेस पे ही लगाइए, तो किसी एक तार पे ही लगाना है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लैंप मीटर है, ये ऑन ऑफ करने का लिए ये पॉइंटर है, और इसमें साइड में ये होल्ड बटन होती है, मतलब बटन को दबा दीजिए तो जितना नंबर शो कर रहा था उतने नंबर पे रुक जाएगा। ये छोटा वाला हो गया। ये बड़ा वाला हो गया हमारा, बड़ा वाला डिजिटल क्लैंप मीटर, ये भी वही काम करता है। देखिए इसको यहीं से ऑन ऑफ किया जाता है, तो इसको भी हम कंटिन्यूटी पॉइंट इसमें भी होता है, मल्टीमीटर का काम ये भी कर सकता है। और क्लैंप मीटर जानते हैं ना, बहुत जरूरी चीज़ है जानना। और क्लैंप मीटर के हिसाब से ही हम एम्पियर चेक करते हैं कि कोई उपकरण हमारा कितना एम्पियर लोड ले रहा है। यानी कि एसी या फ्रिज अगर बनाने जा रहे हैं और क्लैंप मीटर आप चलाना जानते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से सीधा सीधा खाली इस मीटर से आप बता सकते हैं उसमें गैस है कि नहीं है, ठंडा क्यों नहीं कर रही है, क्या कहीं चोक है, कहीं पाइप जाम तो नहीं है, कहीं पाइप लीकेज तो नहीं है, या फिर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं ठंडा कर रही है, या गैस खत्म है। सारी समस्या इससे पता चलती है। और ये बताता क्या, ये बताता सिर्फ एम्पियर है, और उस एम्पियर के हिसाब से हम समझते हैं कि उसमें हुआ क्या। जैसे अगर गैस नहीं है तो फ्रिज चलेगा, मतलब कम एम्पियर लेगा और अगर गैस है तो ज़्यादा लोड लेके चलेगा तो ज़्यादा एम्पियर लेगा। उसी तरह से और उसमें अगर कहीं चोक है तो और लोड लेगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा एम्पियर लेगा। तो इन सब के हिसाब से हम एम्पियर के हिसाब से पता कर लेते हैं। एम्पियर देखिए इसमें है क्या, चेक कहाँ करते हैं ये भी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए ये एम्पियर लिखा है, 200 एम्पियर है, इधर 100 एम्पियर, और ये लहराते हुए मतलब एसी करंट का है। तो इसको हमें, अगर आपको लगता है कि 200 एम्पियर के अंदर की बात है तो हम 200 पे चेक करते हैं। वैसे हम अधिकतम 200 एम्पियर के अंदर ही इसका यूज करते हैं। तो ये 200 वाले पे ऑन कर लेते हैं, और बस कोई तार गया ऐसे फंसा दीजिए, बता देगा कि कितना एम्पियर लोड ले रहा है। इधर भी होल्ड बटन है, होल्ड बटन दबा करके हम वहीं पे रोक सकते हैं। जैसे इसका क्या जरूरत है होल्ड बटन की, जैसे कहीं आड़ में चेक करें, ये डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, होल्ड बटन कर लिया, ऐसे हटा लिया, अच्छा इतना था, तो हमें अलग से ये पता चल पाता है। ये हमारा क्या है, डिजिटल क्लैंप मीटर। इसके बाद एक अगला लास्ट हमारा पार्ट है ये NRV,
NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब गैस को ये वापस नहीं जाने देगा। इसका यूज हम कई बार समझ चुके हैं ना। ये नॉन रिटर्न वाल्व है, इसमें एक छुच्ची की तरफ पॉइंट होता है, दबेगा तो गैस निकलेगी, नहीं दबेगा तो गैस को ना अंदर जाने देगा ना बाहर जाने देगा, गैस को लॉक कर देगा। इसी की वजह से आज पिचिंग प्लायर का जमाना खत्म हो गया, क्योंकि हमें कॉपर की पाइप को पिंच करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये वाल्व लगा देते हैं तो। और इससे कई फायदा होता है। फायदा क्या क्या है कि देखिए, अगर फ्रिज में गैस चार्ज करके पिंच कर दिए और गैस लगता है कि आपको अब कम हो गई, फिर और थोड़ी सी भरनी चाहिए, तो क्या दिक्कत आएगी उसमें? बहुत सारी दिक्कत आएगी ना। क्या बहुत सारी दिक्कतें आएंगी कि उसमें हम अब गैस फिर से भरेंगे, मतलब फिर पाइप को काटना होगा, पूरी गैस उड़ानी पड़ेगी, अब फिर से गैस भरनी पड़ेगी। लेकिन एनआरबी है तो वहीं से वहीं आगे थोड़ी सी और भर लीजिए। दोबारा आपको गैस थोड़ी सी निकालना है, आधा ही निकालना है, आधा छोड़ना है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो कम भी कर सकते हैं एनआरबी पिन को दबा करके। मतलब इससे बहुत सारा फायदा। दूसरा आदमी आया मिस्त्री, पाइप को काटना या जोड़ने का लफड़ा बार बार नहीं, आराम से पाइप को लगाइए, सीधे गैस चार्ज करिए या निकालिए, सारे काम आसानी से हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे हमारे टूल्स काम करते हैं। देखिए, टूल्स का जो आपने नोट्स है उसको बढ़िया तरीके से बनाइएगा। किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।